क्या हिंदू आज भारत देश में सेफ है? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पिछले 3 वर्ष में फॉरगेट द स्टेट, कोई ऐसा एक हिंदू पर्व बताइए कि वो हिंदू पर्व हिंदुओं को शांति से मनाने की इजाजत मिली हो। क्या भारतीय मुसलमान परेशान है? हम परेशान ही हैं, सैयद समाज से हम परेशान हैं। पहले तो ये नोशन जो है ना कि पूरा मुस्लिम उम्मा है, एक है, ये ऐसा है नहीं। बट ये केजरीवाल का भी प्लान तो था, ऐसा ही था ना? नहीं, प्लान तो उनका ये भी था कि वो अन्ना के साथ रहना चाहते थे, लालू की गोद में बैठ गए। प्लान तो ये भी था कि पाठशाला खोलनी थी, मधुशाला दे दी। बिहार में कोई स्टार्टअप खोलने के लिए भी डरता है। किस प्रकार का एक नेगेटिव इमेज लोगों ने अपने शासन के चलते जंगल राज का बनाया, ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर ये बात किसी को चुभ रही होगी या चुभती होगी, आज भी चुभती है, वो बिहार के लोगों को ही चुभती है। आप जब जय श्री राम बोलते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? जो लोग जय श्री राम का विरोध कर रहे हैं ना, वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द राव्या सारडा पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आपने इन्हें कई बार एवरी डे टीवी चैनल्स पे देखा होगा। प्लीज वेलकम शहजाद पूनावाला। हेलो सर, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से दिल्ली एनसीआर में, आपका स्वागत है। और बदली दिल्ली में, क्योंकि पिछली बार जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था तब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। आज 27 साल बाद हमारा वनवास खत्म हुआ है और आज रेखा गुप्ता जी की बीजेपी की सरकार। यस, यू प्लेड अ मेजर रोल। मेरा तो रोल क्या है, हम लोगों का रोल उस गिलहरी की तरह है जो राम सेतु बनाने में अपना योगदान दे देते हैं। पर मुझे लगता है कि जनता ने इस बार जो है मन बना लिया था कि केजरीवाल को बदल के रहेंगे। तो मुझे लगता है कि उनका ज़्यादा योगदान था। वो समझ गए कि केजरीवाल जिस प्रकार से झूठ बोलते हैं और उन्होंने जिस प्रकार से धोखा दिया लोगों को, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम बात करते हैं क्या हो रहा है इंडिया में, भारत में, रायट्स। बात करते हैं नागपुर रायट्स की जो अभी हुए। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? कि मतलब दंगे भी हो गए, इतना कुछ तोड़ा गया, फोड़ा गया, और पुलिस इतनी देर से आई वहाँ पर। मतलब आधा घंटा तो लेट थी पुलिस। देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो इसको दंगे कहना ठीक नहीं होगा। ये सुनियोजित और प्रायोजित ढंग से, प्री प्लान तरीके से, क्योंकि पहले तो ये एक मानसिकता का विषय है। क्या किसी भी देश में, चलिए जर्मनी की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हिटलर का महिमा मंडन करे तो ये स्वाभाविक नहीं है कि इसका प्रतिकार होगा, इसका विरोध होगा। औरंगज़ेब ने जो क्रूरता दिखाई हिंदू समाज के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, वो एक आक्रांता था। वो कोई अमन और शांति का दूत या पैगाम लेकर नहीं आया था। वो एक लुटेरा था, वो एक जिहादी था, वो एक आतंकी था, वो एक टायरेंट था। उसने हजारों लोगों की जान ली, उसने तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाए, उसने जिजिया लगाया और देश के सबसे महत्वपूर्ण सनातन के केंद्रों को ध्वस्त करने में उसका योगदान रहा। कुछ लोग बोलते हैं अरे पर उसने 1000 मंदिर नहीं तोड़े, उसने 900 मंदिर तोड़े। मतलब इस प्रकार के तर्क और कुतर्क भी किए जा रहे हैं। जो देश के, भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थान है सनातन के दृष्टि से, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे त्रिंबकेश्वर हो, वहाँ पर उसने जानबूझकर एक कट्टरपंथी सोच का परिचय देते हुए न केवल मंदिर या मूर्तियों को ध्वस्त किया, परंतु एक संदेश जाए तो उन मूर्तियों को नष्ट करने के बाद कहीं पर गौ हत्या करवाई मंदिर के परिसर में, कहीं पर उन मूर्तियों को नष्ट करवाकर उसे सीढ़ियों पर डलवाया गया ताकि लोग उसके ऊपर चढ़ कर जाए, कहीं पर मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और ऐसे तब्दील किया गया ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ये क्या था और अब क्या बन चुका है। तो एक मैसेज देने के लिए क्रूरता से वो परिपूर्ण था, कट्टरता से, कि काफिरों को सबक सिखाया जाए। क्या ऐसे व्यक्ति का, मान लीजिए इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है या कोई कहता है कि इसके चिन्ह नहीं होने चाहिए देश में, तो क्या उनको अधिकार नहीं है? अगर मान लीजिए हिटलर के कोई सिंबल जर्मनी में बाकी हो, वैसे तो नहीं है पर बाकी हो, और वहाँ पर कोई समाज, यहूदी समाज की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल जर्मन्स उधर वहाँ पे बाकी लोग कहे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो क्या उनको अधिकार नहीं है ये कहने का? और
हिटलर के पक्ष से अगर कोई प्रदर्शन करने लगे तो हम क्या कहेंगे? कोई वहाँ का प्रोग्रेसिव लिबरल इसको सपोर्ट करेगा? नहीं। कोई वहाँ का वोक उसको सपोर्ट करेगा? पर देश के वोक और देश के प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लिबरल लोग औरंगजेब का महिमा मंडन का बचाव कर रहे हैं, औरंगजेब के खिलाफ बोले गए बयान का खंडन कर रहे हैं, कह रहे कि औरंगजेब के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? रहमतुल्लाह है, औरंगजेब रहमतुल्लाह के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है? वो महान शासक था, वो क्रूर नहीं था। तो ये मानसिकता जो है, दरअसल ये मानसिकता को एग्जामिन करना है। ये मानसिकता कि भाई औरंगजेब को भी आप अपना मानते हो, या औरंगजेब को भी आप एक प्रकार से अपना प्रेरणा, अपने आइकॉन में गिनते हो, ये मानसिकता दरअसल जिम्मेदार है इस पूरे वातावरण के लिए। और वातावरण कैसा हुआ कि चलिए एक ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया, उसके कई घंटों बाद सुनियोजित ढंग से हथियार से लैस हजारों लोगों की भीड़, मास्क पहनकर कहाँ जाकर सीसीटीवी डैमेज करना है, कैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स ले आने हैं और फिर हमला करना है, पुलिस वालों पर हमला करना है, महिला पे हमला करना है, जानलेवा हमला करना है। तो ये दंगे नहीं, दंगे क्या होते हैं कि एक सिचुएशन, विस्फोटक सिचुएशन जनरेट होती है और फिर दो गुटों के बीच में स्पॉन्टेनियस हो जाता है कुछ झगड़ा झड़प, उसको दंगा कहते हैं जी। जब एक तरफ से सुनियोजित ढंग से, प्री प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से हथियार से लैस, और वो भी एक पॉइजनस नैरेटिव के साथ, जब दूसरे साइड पर हमला करता है तो वो दंगे नहीं कहलाते, वो सुनियोजित हमला कहलाता है। तो दिस इज़ अ प्री प्लान्ड अटैक। और देखिए आप एक नोटिस कीजिए, मैं थोड़ा इसका व्यापक करना चाहता हूँ क्योंकि हम नागपुर और औरंगजेब में ना फंस जाए। पिछले 3 वर्ष में, फॉरगेट द स्टेट, कौन सी स्टेट में वो छोड़ दो, कोई ऐसा एक हिंदू पर्व बताइए कि वो हिंदू पर्व हिंदुओं को शांति से मनाने की इजाज़त मिली हो। कहीं से कोई हिंदुओं की यात्रा निकले, उस पर पथराव, कहीं हिंदू अपनी शोभा यात्रा ले जाए तो या तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कोई राज्य सरकार, या तो वहाँ पर किसी की भावनाएं आहत हो जाती है क्योंकि किसी धार्मिक जगह के पास से गुजर गया, म्यूज़िक लाउड था तो तलवारों से हमला, कहीं पर किसी का झंडा वंडा कुछ ऐसा हो गया तो वहाँ पर गोली चला दी जाती है। क्या हमारे देश में हिंदुओं को अधिकार नहीं है क्योंकि वो बहुसंख्यक है कि वो अपने पर्वों को मनाएं? क्या हमारे देश में नो गो जोन बन चुके हैं? क्या हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया तो देश में 370 लागू हो गया है क्या? मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। ये घटना आपको झारखंड में भी दिखेगी, बंगाल में भी दिखेगी, गुजरात में भी दिखेगी, महाराष्ट्र में भी दिखेगी, कर्नाटक में भी दिखेगी। कर्नाटक में गणेश जी की, या वो जब गणेश चतुर्थी की एक यात्रा निकली तो वहाँ की पुलिस, एक तो हमला होता है यात्रा पर, होम मिनिस्टर आकर बोलते हैं ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और गणेश जी की प्रतिमा को पुलिस वैन में डाल दिया जाता है। ऐसी तस्वीर तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा को डिस्ट्रॉय किया गया, एक तस्वीर वो देखी, और गणेश जी की प्रतिमा को पुलिस के वैन में डाला गया। ऐसी तस्वीर मैंने कहीं नहीं देखी है। तो ये मानसिकता, और मानसिकता को राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल बैकिंग, क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसी कट्टर मानसिकता दिखाते हैं तो वोट बैंक के नाम पर हमारे साथ एक इकोसिस्टम खड़ा है। औरंगजेब को महिमा मंडित करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए इकोसिस्टम सामने आ गया। खास डिबेट हुई है 9 बजे, हाउ ग्रेट वॉज औरंगजेब। The टॉपिक वॉज हाउ ग्रेट वॉज औरंगजेब। तो एक बोले नहीं औरंगजेब रहमतुल्लाह, तो नहीं औरंगजेब तो ओहो हो माशाल्लाह सबसे अच्छा। इसमें मतलब 5-6 लोगों ने तो पूरा केवल एक्सप्लेनेशन दिया कि औरंगजेब नहीं होता तो भारत का क्या होता। सोचिए, अब आप सोचिए कि हिटलर का महिमा मंडन करते हुए अगर कोई शो करता तो कैसे लगता है यहूदियों को, और कैसे लगता उन सारे लोगों को जो क्रिटिसाइज करते हॉलोकॉस्ट को। कोई हॉलोकॉस्ट का समर्थन कर सकता है जी। पर हिंदुओं के मारे जाने का मजाक उड़ाया जाता है। कुछ लोग तो वो कहते हैं ना कि इतने जनेऊ रोज औरंगजेब देखता था कि इतने जनेऊ रोज कट कर आने चाहिए मेरे पास, ताकि उसको पता चले कि इतने लोगों का या तो धर्मांतरण हुआ है या तो मारे गए हिंदुओं का। तो एक बार एक डिबेट हुई कि नहीं, औरंगजेब मारता तो था हिंदुओं को, पर इतने जनेऊ नहीं आते थे, इससे कम संख्या में, इतने कम वजन में आते थे।
व्हाट हिपोक्रेसी। मतलब ये कहना हो गया कि हिटलर ने गैस चेम्बर में यहूदियों को तो भेजे पर 6 मिलियन नहीं भेजे, 5 मिलियन भेजे। हमारे देश में हम शिंडलर लिस्ट देखते हैं, हम जूस के साथ हुए गए अत्याचार पे फिल्म देखते हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की जो लंबी दास्तान है जो इन आक्रांताओं ने की, उस पर एक फिल्म बन जाए छावा, तो उस पे ट्वीट हो जाता है। ये फेल्ड एक्टर एक्ट्रेसेस जिनके हस्बैंड को टिकट मिलता है तो वो कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ खड़े हो जाते हैं जो चाहते हैं इस देश में शरिया लागू हो जाए, जो चाहते हैं इस देश में वोट जिहाद हो जाए, जो चाहते हैं कि अगर कोई गलती से बीजेपी को मुस्लिम सपोर्ट कर दे तो उसका हुक्का पानी बंद हो जाए। ऐसे लोगों के साथ खड़े रहने वाले लोग, छावा मूवी क्यों बनी? छत्रपति संभाजी महाराज के इस कुर्बानी पर और इस क्रूरता जो उनके साथ की गई उस पर फिल्म क्यों बनी? ये सांप्रदायिक है। औरंगजेब ने जो किया वो सांप्रदायिक नहीं था, वो तो उस समय की व्यवस्था थी। विल टॉक अबाउट दिस शहजाद, पर मुझे एक बात बताइए आप, हम जब ये दंगों की बात भी कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है, सुनियोजित हमला, प्री प्लान, ठीक दंगे नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र प्रशासन नाकामयाब क्यों हो गई इन्हें रोकने के लिए? आई मीन साइबर सेल, इंटेलिजेंस, क्या इन्हें पहले पता नहीं चला? हाउ कम 6,000 जिहादी फडनवीस के गढ़ में जाकर ये सब करते हैं एंड नोबडी नोज अबाउट दिस? देखिए, निश्चित रूप से इसमें पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि अगर कहीं पर किसी की भी किसी प्रकार से लापरवाही या चूक रही है तो वो किस प्रकार से उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। पर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग गलत जगह पर निशाना लगा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वहाँ की पुलिस या वहाँ की इंटेलिजेंस की व्यवस्था जो है उसको कैच कर पाई नहीं कर पाई। अब सबसे ज़्यादा चाक चौबंद करने के बाद भी कई बार घटनाएं हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति ठान ही ले कि उसको एक आतंकी हमले को करना है तो चाहे आप 999 आतंकी हमले को रोक लो, और रोज़ रोकते ही हैं, तो एक बार कोई अगर एक सरफिरा कुछ करना चाहे वो हो सकती है घटना। ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती है। मैं नहीं मानता कि 100% कहीं पर भी आप कह सकते हैं कि कोई घटना कानून व्यवस्था की ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी की चूक है तो। एक बात बताइए हमें, क्या हिंदू आज भारत देश में सेफ है? जब आप कहते हैं कि जितने हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हम कोई भी फेस्टिवल मनाने जाएं हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की अशांति फैलाई जाती है बाय एनी मीन्स। सो इज हिंदू सेफ इन इंडिया? हिंदू तब सेफ रह सकते हैं अगर वो एक मूल मंत्र का पालन करें, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, और मैं एक भारतीय मुस्लिम होने के नाते कह रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदू सेफ रहना ये केवल हिंदुओं के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर इस देश को लोकतंत्र रहना है, अगर इस देश को सेकुलर सही मायनों में रहना है, तो ये ज़रूरी है कि हिंदू समुदाय एक रहे और सेफ रहे। क्योंकि अगर वो नहीं रहा, अगर हिंदू बंटता है, अगर हिंदू कटता है, तो सबसे पहले भारत जो है वो एक नहीं रह पाएगा। तो आज भारत की एकता के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए हिंदुओं की एकता और हिंदुओं की सुरक्षा अत्यंत ज़रूरी है। मुस्लिम भी तभी सेफ रह सकता है अगर हिंदू सेफ रहेगा। आप मुझे बताइए, भारत के इर्द गिर्द कोई भी देश जहाँ पर मुस्लिम सेफ है, क्या भारत में जितना सेफ मुस्लिम है पाकिस्तान में शिया सेफ है, पाकिस्तान में अहमदिया सेफ है, पाकिस्तान में आगा खानी सेफ है, अफ़गानिस्तान में कई सेक्ट ऑफ इस्लाम सेफ है। आप देख लीजिए कि इराक, ईरान, सूडान, लीबिया, सब जगह, यमन, यहाँ पर मुस्लिमों को कौन अनसेफ कर रहा है? क्या हिंदू है? क्या आरएसएस है वहाँ? क्या बीजेपी है? वहाँ पर भी यही कट्टरता है। कट्टरता से देश को भी खतरा है, कट्टरता से हिंदुओं को भी खतरा है, और इस कट्टरता से मुस्लिम समाज को भी खतरा है। इसीलिए हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा इस कट्टरता के खिलाफ, और हिंदू समाज एक जब तक रहेगा तब तक वो सेफ रहेगा। इसका जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऐसे कि हिंदू सेफ है या नहीं है, कि जब जब हिंदू बट रहा है तब तब हमने देखा है कि हिंदू अनसेफ रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
अब देखिए कि जब आक्रांता आए तो आक्रांता तो मुट्ठी भर थे, पर 800 साल तक ये आक्रांता हम पे कैसे राज कर बैठे? क्योंकि यहाँ पर कोई जयचंद था, यहाँ पर कोई मीर जाफर था, तो हिंदू कब असुरक्षित रहा? जब उन्हीं के बीच से जिन पर हमें भरोसा था उन्होंने हमें धोखा दिया और आक्रांताओं के साथ हाथ मिला लिया, उनसे हिंदू अनसेफ हो जाता है। तो हिंदुओं को अब आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारी एकता में खलल डालता है, जो हमारी एकता को तोड़ने वाले एलिमेंट्स हैं, उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनको पहले सबसे ज़्यादा खतरनाक मानो। देखो, एक विदेशी खतरा होता है ना, वो तो एक सीन थ्रेट है, बाहरी खतरा सीन है, ये हमको पता है कि हमारे लिए खतरा है। सोरोस हमको पता है हमारे देश को अनस्टेबल करना चाहता है, वो हमारे यहाँ पे आर्थिक और व्यवस्था को तहस नहस करना चाहता है। पर सोरोस के साथ जो हाथ मिला लेते हैं, वो जो एक बुरखा डालते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम तो एम्पावरमेंट चाहते हैं आपका, वो कभी कास्ट के नाम पर डिवाइड करते हैं, कभी लैंग्वेज के नाम पर डिवाइड करते हैं। मुझे लगता है कि किसका हाथ है इसमें, ये समझने के लिए किसी को मेरे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है क्या? अब देख लीजिए, सोरोस की फंडेड ऑर्गेनाइजेशन OCCRP OS और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OSF, अब इसके ऊपर ED और बाकी कार्रवाई भी शुरू हुई है, इनका भांडाफोड़ भी हुआ है। हर पार्लियामेंट सेशन से पहले इनकी एक रिपोर्ट होती थी, पेगासस पे एक रिपोर्ट आई, कोवैक्सिन वैक्सीन्स पे एक रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी पे रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट एक दिन 2 दिन पहले पार्लियामेंट सेशन के आती थी। उस रिपोर्ट को उठाने वाले हमारे ही राजनीतिक कलाकार, पार्लियामेंट सेशन को एक प्रकार से डिस्टर्ब करना और आर्थिक रूप से भी देश को डिस्टेबलाइज करना। हिंडनबर्ग, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया, हिंडनबर्ग पर तो ताला लग गया, दुकान और ऑपरेशंस बंद हो गई, उन पे जांच भी शुरू हुई है हिंडनबर्ग पे। इस हिंडनबर्ग जो एक शॉर्ट सेलर है, उसने देश की इकोनॉमी में 4-5 लाख करोड़ का नुकसान किया ऐसी पैनिक फैलाकर, और उसको फैलाने में, उसको आगे बढ़ाने में देश के कुछ लोग ही स्लीपर सेल की तरह काम किए ना, जो हिंडनबर्ग को मान लो कि वो लास्ट वर्ड था इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे थे। आज हिंडनबर्ग पर ताला लगा तो कहाँ है वो लोग? जो भारतीय निवेशकों का नुकसान हुआ और शॉर्ट सेलिंग करके इन्होंने मुनाफा कमाया, सोरोस ने अल्टीमेटली मुनाफा कमाया, अब वो कहाँ है जो लोग इस रिपोर्ट की पैरवी कर रहे थे? आपने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों ने कास्ट पर हमेशा से एक स्टैंड लिया है कि कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, जिनके पूर्वजों ने कास्ट सेंसस को रोका, जिनके पूर्वजों ने मंडल कमीशन रिपोर्ट का विरोध किया, आज वो अपने आप को कास्ट सेंसस के सबसे बड़े चैंपियन बताते हैं। जिनको, अब जैसे अनुराग जी ने बोला पार्लियामेंट में कि जिनको अपनी जाति का नहीं पता कि कौन सी जाति है आपकी, वो दूसरों को जाति पूछ रहे हैं। और ये वही महानुभव है जो कहते थे मैं जाति नहीं चाहता हूँ, मैं कास्ट नहीं चाहता हूँ, इक्वालिटी होनी चाहिए। आजकल वो कहते थे, अब 1-2 महीने पहले उन्होंने कहा कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। अब तो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए, इंडियन स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको वीकन करने के लिए कास्ट का एंगल इंजेक्ट करना और सोसाइटी को डिवाइड करना। अब उन्होंने एक नया बयान दिया है कि मैं मेरिट सिस्टम के खिलाफ भी हूँ, और 6 महीने 1 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरिट से होना चाहिए। अब वो कहते हैं मैं मेरिट सिस्टम के खिलाफ हूँ। एम से मेरिट सिस्टम के खिलाफ तो है, उसको वो फ्लॉड सिस्टम बताते हैं। और जब अपने बजट करने की बात आती है तो एम से मुस्लिम कम्युनिटी, वोट बैंक को सारे अधिकार दे दो, यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी दे दो। और आयरॉनिकली जिस मुस्लिम समाज में 85% लोग पसमानदा है, 85%, जिनको कभी कोई अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि 15% सैयद अशरफ ये सब कैप्चर कर लेते हैं ये राजनीतिक आकाओं के साथ, उसके बारे में वो कभी कुछ एक शब्द नहीं बोलते। जैसे कि मुस्लिम समाज इंडिया में एक मोनोलिथ है, इसमें तो कोई अलग अलग क्लासेस ही नहीं है। तो भाई बताइए, जमादार कौन है, जुलाहा कौन है, अंसारी घोसी कौन है, धोबी कौन है? हम लोगों की बात क्यों नहीं? अगर इनको इतनी ही पीड़ा है पिछड़े वर्गों की, तथाकथित पिछड़े वर्गों की, तो मुस्लिम में जो पिछड़े वर्ग है उसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोलते? मुस्लिम समाज तो एक है, वो मुस्लिम समाज जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
सैयद समाज का कोई आदमी होगा ना, वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो सैयद समाज का आदमी वो कहेगा कि जो कट्टर होगा वो तो ये भी सोचेगा कि मेरे लिए हिंदू भी ठीक है, पर ये पसमानदा कौन है। वो शादियां नहीं कराते अपनी पसमानदा में, वो मस्जिद में नहीं घुसने देते, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। और ऐसी अनेकों रिपोर्ट है, आप गूगल करके चेक कर लो। So this is happening with you also? मैं कह रहा हूँ कि हर पसमानदा समाज के व्यक्ति से होता है। पसमानदाओं की अलग मस्जिद हो जाती है। फिर ये वैसे तो इस्लाम में कहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर एक थाली से खाते हैं, हम लोग एक लाइन में खड़े होकर नमाज अता करते हैं। एक लाइन में नमाज अता करते तो शिया सुन्नी का झगड़ा क्यों हो रहा था? लखनऊ में किसके दंगे हुए? शिया सुन्नी के ना। उसमें तो हिंदू का क्या रोल है? क्यों है शिया सुन्नी के दंगे? ये सऊदी बनाम ईरान हो रहा है, ये क्या है? एक है ना, तो क्यों लड़ते हैं ये लोग? पर वहां पर मजाल है कि राहुल जी ने एक बार बोला हो कि मैं पिछड़े मुस्लिमों के साथ हूं, एक बार। अभी भी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिमों को दिया है 4%, वैसे तो संविधान विरोधी, आम्बेडकर विरोधी, क्योंकि आम्बेडकर जी नहीं चाहते रिजर्वेशन रिलीजियस लाइंस पे। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मतलब आप ये देखेंगे कि पुलिया कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया जिसकी काबिलियत हो या मुस्लिम हिंदू हो। पर जब आप देते हैं, एक तो आप ओबीसी SC ST का जो अधिकार है उससे छीन कर दे रहे हो ओबीसी कोटे में से, तो आप कितने ओबीसी के समर्थक हो वो एक अलग बात है। पर दूसरी बात, सारे मुस्लिम बैकवर्ड है क्या कर्नाटका में? उन सारे मुस्लिम को इसका अधिकार कैसे मिल सकता है? अजीम प्रेम जी को कैसे मिल सकता है? अजीम प्रेम जी को क्यों एम्पावर करने की जरूरत है? क्या अजीम प्रेम जी भी बैकवर्ड है? और अगर मुस्लिम बैकवर्ड है तो उसको EWS कैटेगरी में मिल जाएगा, जहां पर धर्म नहीं होता क्राइटेरिया, जहां पर जाति नहीं होती क्राइटेरिया, बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होता है, तो उसको उसमें मिल नहीं जाता। आपका अगर कंटेंशन है कि मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बैकवर्ड है, मानता हूं मैं बैकवर्ड है, आपकी दादी माँ और परदादा की पॉलिसी से ये रहे बैकवर्ड, क्योंकि आपने उनको कभी दंगों के अलावा और गरीबी के अलावा कुछ दिया नहीं, केवल भड़काया हिंदुओं के खिलाफ। पर अगर वो बैकवर्ड है तो मोदी जी ने तो EWS रिजर्वेशन शुरू किया ना। EWS का मतलब क्या है कि चाहे वो व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, अगर वो इकोनॉमिकली क्वालिफाई करता है उसको मिलेगा। हमारे देश में संविधान की एक व्यवस्था है, कास्ट के बेसिस पे, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे रिजर्वेशन देते हैं। एक और व्यवस्था ये है जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे मिल जाएगा ना उसको। मुस्लिम रिलीजन को पूरा कैसे कर्नाटका में 4% मिल सकता है? मैं ये भी मानता, अगर वो कहते हैं, जैसे ये बोलते हैं आंध्र में है, आंध्र में बैकवर्ड मुस्लिम्स को है, आप आइडेंटिफाई करो बैकवर्ड क्लास कमीशन से कि भाई ये जो सेक्ट्स है मुस्लिम्स में, ये बैकवर्ड है, इनको हम देंगे, कोई समस्या नहीं, मिलता है बहुत जगह पे। अब ममता बनर्जी ने तो उल्टा ही कर दिया। ममता बनर्जी ने, आपने देखा होगा हाईकोर्ट में स्ट्राइक डाउन हुआ, ओबीसी को आरक्षण देने के चक्कर में जो 75-76 जातियां आइडेंटिफाई की ओबीसी की, उसमें 95% मुस्लिम, तो वो स्ट्राइक डाउन हो गया। वहां पे बाकायदा हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो इनडायरेक्ट तरीके से आप मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अलाउड नहीं है। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो अल्टीमेटली ओबीसी का अधिकार छीन कर आप मुस्लिमों को पूरा बेसिस ऑफ रिलीजन पे दे रहे हो, वो गलत है, ये बांटने के लिए। अब बताइए कि क्या अगर 4% मुस्लिम का देंगे कर्नाटका में तो कन्वर्जन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। ये है कि हिंदुओं को डिवाइड करो, कभी कास्ट पे, कभी लिंग्विस्टिक लाइंस पे, कभी रीजनल लाइंस पे, कभी और कोई लाइन पे, और अपने वोट बैंक को एक करो, और फिर देश में एक ऐसी एटमॉस्फेयर को पैदा करो, चाहे वो औरंगजेब के नाम पर हो, चाहे वो हिंडनबर्ग के नाम पर हो, चाहे वो पेगासस के नाम पर हो, एक फियर क्रिएट करो, और वो फियर को फिर पॉलिटिकली भी एक्सप्लॉइट करो। और देश के, देखो देश क्या चाहता है, देश चाहता है कि अब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी आप देख रहे हो 14 से लेकर अब तक, बगल के देशों में देखो सरकारें आ रही है, जा रही है, पलट रही है, कहीं पर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इस वातावरण में एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहना, जहाँ पे तीसरी बार मोदी जी की सरकार को मैंडेट मिला है, वो एक बहुत बड़ा एक हमारा अचीवमेंट है डेमोक्रेसी का और हमारे लोगों का। और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, पॉलिसी की स्टेबिलिटी आती है। हमारे यहाँ पर जो एक फॉरेन पॉलिसी हमने आगे बढ़ाई है, जिसका आपको फल दिख रहा है कि कैसे यूएस, रशिया, ज़ेलेंस्की, पुतिन सब हमारे साथ है, वो एक पूरा डिस्टर्ब कर देना।
तो अगर ये डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर रहेगा तो क्या भारत 2047 तक वो लक्ष्य को तय कर पाएगा जो हमने तय किया है? उस पे हम आते हैं शहजाद, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की, जब दंगे हैं या कास्ट सिस्टम पे डिवाइड करना है या जो भी होता है ना, तो हम एक यूनिटी देखते हैं इनमें, लेकिन अंदर ही अंदर सब कास्ट जो है मुसलमानों में भी, इनमें भी तो लड़ाइयाँ होती होगी। ओह, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं इस वाले टॉपिक पे एग्जैक्टली वो डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आया हूँ, पर इस पे मैंने काफ़ी बात विस्तृत तरीके से रखी है। पहले तो ये नोशन जो है ना कि पूरा मुस्लिम उम्मा है, एक है, ये ऐसा है नहीं। ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन तो हो सकती है जी। और ये बात भी सही है कि कुरान पाक में कहीं पर भी जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर मुस्लिमों में भेदभाव या ऊपर नीचे होना ये कुरान में नहीं है। ये सब क्रिएशन हो जाता है सोसाइटी का, और सोसाइटल चीज़ ऐसी है कि कई लोगों को फुसलाया गया, बहकाया गया कि आप यहाँ आ जाओ, इस धर्म में आ जाओ, इस मज़हब में आ जाओ, आपको जो वहाँ पे अस्पृश्यता मिल रही है, आपको जो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है, यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगा। पर जब वो लोग यहाँ आए, उनको पता चला भाई साहब हम अपनी मज़हब को तो छोड़ के आए, पर हमारी सोशल सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई। वही तो लोग पसमानदा कहला रहे। पर उनकी सोशल सिचुएशन की जिम्मेदार वही है ना। नहीं, वो जिम्मेदार कौन है वो एक अलग विषय है। देखिए, कोई विक्टिम को हम ब्लेम नहीं कर सकते ना, वो तो विक्टिमाइज हुए हैं। ठीक है। आपको कोई झूठ बोलकर, आपको कोई फुसला कर, आपको कोई गलत जानकारी देकर या आपको कोई डरा धमका कर तलवार की नोक पर कन्वर्ट कराए, तो मैं तो आपको विक्टिम समझूंगा ना, मैं आपको अग्रेसर या आपके सिचुएशन के लिए। हाँ, कई लोग हैं जो आज इसको बढ़ा रहे हैं, वो नाम मतलब ऐसे रखते हैं, जैसे मैंने कई बार ऐसी विचित्र स्थिति देखी है कि नाम विजय होगा, जोसेफ विजय होगा, ऐसी सिचुएशन भी है। अब मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, पर ऐसी भी सिचुएशन है कि नाम ऐसा रखा जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाए। पर मैं कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन में ये लोग विक्टिम्स हैं, और ये लोग यहाँ पर आए तो मज़हब छोड़कर आने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन वही रहा, क्योंकि उनको पसमानदा माना गया, उनको इम्प्योर माना गया। कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग जो है वो सीधे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट हैं, हम सीधे प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, हम ऊंचे हैं, ये बाकी सब कन्वर्ट है, ये सब नीचे हैं। तो आज भी अगर आप देखेंगे कई जगहों पर, गाँव में और बहुत जगहों पे, जहाँ पे मुस्लिम समाज में ऐसा सैयद और पसमानदा दिखता है, वहाँ पे पसमानदा को अलग मस्जिद में जाना पड़ता है, उनको अलग जगह पे दफनाना पड़ता है। उनके साथ नहीं, एक्सेप्टेबल है ही नहीं। वो कहते हैं कि हम अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी इसके साथ कराएंगे, ये अंसारी के साथ कराएंगे, ये जुल्हा के साथ कराएंगे, नहीं कराएंगे। तो वो अपने आप को प्योर मानते हैं, एकदम एक अलग रेस का मानते हैं। इस प्रकार की विचारधारा है। और इन लोगों ने, क्योंकि इनकी प्रॉक्सिमिटी रही है पावर के, कांग्रेस ने भी क्या किया, भड़काना है उनको। तो मुस्लिम के लिए कुछ करना थोड़ी है। मुस्लिम को जो मिला है, आवास मिला हो, नल से जल मिला हो, फ्री राशन की योजना मिली हो, बैंक अकाउंट मिला हो, शिक्षा के स्कूल ड्रॉप आउट रेट बच्चियों के कम हुए हो, टॉयलेट मिले हो, वो सब मोदी जी के राज में मिले। पर पूरी कम्युनिटी को भड़काने का काम इमोशनल इशू लेकर, आप देखिए, कांग्रेस कभी ये बोलती है क्या, ए मोदी तुमने केवल 5 करोड़ टॉयलेट दिए मुस्लिमों को, हम 10 करोड़ टॉयलेट देंगे? कभी ऐसा नैरेटिव सुना है आपने, डिस्कोर्स सुना है कांग्रेस का? ए मोदी तुमने 15 करोड़ मुसलमानों के खाते खोले, हम 20 करोड़ के खोलेंगे? ऐसे नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, ये मोदी जो है, ये बीजेपी जो है, देखो औरंगजेब का नाम मिटा रही है, ये बीजेपी जो है यूसीसी लेकर आ रही है, ये बीजेपी जो है ये वक्फ खा जाएगी, वक्फ की मस्जिद की ज़मीन ले लेगी। ये कभी उस इश्यूज़ पे नहीं बात करते जो इनकी डेली इश्यूज़ है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको उस पर काम नहीं करना है। ये जो 10-12% सैयद है, इनके साथ मिलकर इमोशनल इशू पे ब्लैकमेल करो, भड़काओ और उनको प्रेरित करो कि वो वायलेंट रिएक्शन दे। सीए में इनका क्या लेना देता मुस्लिम का? मुस्लिम नाम ही नहीं था कहीं पे, मुस्लिम था ही नहीं पूरे बिल में जी। अब सीए में इन्होंने बोला
ये ओवैसी एंड कंपनी, जिसको मैं कहता हूँ भड़काओ भाईजान कमेटी, ओवैसी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी। सीए नोटिफाई हो गया, एक नागरिकता छिनी हो नहीं। अब वही चीज़ क्या कह रहे हैं, वक्फ आएगा, वक्फ से नागरिकता, वक्फ से आपकी ज़मीनें मस्जिदें छिन जाएगी। मैंने पूछा वारिस पठान से, एमआईएम के प्रवक्ता, You met him? नहीं डिबेट में, अच्छा। वारिस नाम है पर उनके आर्ग्यूमेंट लावारिस है। तो उनको मैंने पूछा, वो कह रहे थे कि आपने 6 महीने पहले भी ओवैसी साहब ने आपने बोला था कि ये सीए आएगा तो हमारी नागरिकता छिन जाएगी। तो मैंने बोला कितनों की नागरिकता छिनी, पहले डॉक्यूमेंट दिखाओ हमको। तो मैं रोज़े से हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तो मैंने बोला झूठ नहीं बोलते तो बताओ प्रावधान कहाँ है वक्फ में कि मस्जिद छिन जाएगी, ज़मीन छिन जाएगी। और वक्फ के संशोधन किसने बोले? क्या किसी हिंदू ने बोला क्या वक्फ में संशोधन करो? सब मुस्लिम लोगों ने बोला है। हम जैसे लोगों ने आर्टिकल लिखे थे। आगा खानी समाज, बोरा समाज चाह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ठीक से हो, महिलाएं चाह रही है रिप्रेजेंटेशन ठीक से हो, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला, रहमान खान साहब की रिपोर्ट ने बोला। आपको पता है वक्फ की कितनी ज़मीन है? वक्फ की 8.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज संख्या। ज़मीन अभी मैंने लेटेस्ट पढ़ा है 37 लाख एकड़। शहजाद देखिए अब 2025 चल रहा है ना, फिर भी आज हम देश कैसे प्रोग्रेस करेगा, कहाँ दुनिया जा रही है, एआई हो रहा है, जॉब्स, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। वी कैन वर्क टुवर्ड्स द प्रोग्रेस एज अ नेशन। आज भी हम वहीं क्यों अटके हुए हैं? कास्ट डिवाइड, हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको कब करने तक के चलेगा? आई मीन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत अबू आज़मी से हुई ना। औरंगजेब का विषय किसने निकाला? अबू आज़मी ने निकाला। कांग्रेस पार्टी के पास अवसर था, खंडन करती ना, बोल देते कि नहीं हम औरंगजेब और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अखिलेश यादव ने डिफेंड किया। अभी उनके एक सांसद का बयान आया, सुमन जी का, कि बाबर तो अच्छा था, राणा संघा जो है वो गद्दार था और हिंदू गद्दारों के वंशज है। इस पर अखिलेश यादव का बयान है कि वैसे इतिहास के भाव से तो ठीक ही बोल रहे हैं। ये अखिलेश यादव क्यों नहीं बात करते कि योगी जी आप बताइए कि मैंने इतने एक्सप्रेसवे बनाए, आपने कितने बनाए? क्योंकि वो जानते हैं योगी जी ने ज़्यादा एक्सप्रेसवे बनाए, बिना इन्होंने 1 या 2 बनाए, आज 10 बन गए। ये क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट के इंडेक्स पे इनके पास क्या बोलने को है? उत्तर प्रदेश की इकॉनमी कहाँ लड़खड़ा रही थी, आज हम लोग $1 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर बढ़ चुके हैं। सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी यूपी की बन चुकी है देश में। आज जहाँ पर कानून व्यवस्था में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था अखिलेश के राज्य में, कोई हरकत करके बता दे। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट के 1 गुंडे थे, मुख्तार से लेकर अतीक से लेकर जो बाकी अंसारी और ये सारे लोग, इन सभी लोगों के साथ जो कानूनी रूप से व्यवहार होना चाहिए वो हुआ है। आज तो गुंडे कतराते हैं। जहाँ 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, बहू बेटियों का बाहर निकलना वर्जित हो जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 11, 12, 1, 2 बजे तक हमारी बच्चियाँ जो है वो बिना कोई डर के घूम रही हैं। तो उस पर बात नहीं कर सकते, वो परफॉर्मेंस पे क्या ही बात कर लेंगे। तो इसीलिए भड़काने वाले इशू। अब मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, केवल औरंगजेब नहीं, महाकुंभ की बात करो। महाकुंभ को दक्यानुसी बताना, महाकुंभ को पिछड़ा बताना, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताना, महाकुंभ में मरने जाओगे, महाकुंभ में गांजा फूकने जाते। अगर महाकुंभ इतना ही दक्यानुसी है तो स्टीव जॉब्स की बीवी आई थी ना वहाँ पे, 77 विदेशी देशों के डिप्लोमेट्स और बड़े से बड़े नाम, क्या एक्टर, क्या सेलिब्रिटी, क्या पॉप स्टार, क्या साइंटिस्ट आए थे कि नहीं आए थे? और जिनकी फिलॉसफी में दुनिया चपटी है, गोल नहीं है, वो तो बहुत प्रोग्रेसिव है। और जो लोग लाखों हजारों साल पहले जुपिटर और हमारे ग्रहों के मूवमेंट के आधार पर बिना कोई सूचना के सभी लोग हर 4 वर्ष में पहुंच रहे थे या हर 12 वर्ष में वो हो रहा था, वो तो दक्यानुसी है। हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में अर्थ एंड सन का डिस्टेंस लिखा हुआ है। रोज बच्चे हनुमान चालीसा का जाप करते हैं,
लोग बोलते 11 बार भी बोल जाते हैं, जो भी है। तो ये तो डेली का हमारा कंजम्पशन था। हमारी संस्कृति में हमारे लिए तो एक इतना कॉमन चीज़ है कि बताना कि अर्थ और सन का डिस्टेंस क्या, कि ये हम लोग तो रोज इसका जाप कर रहे हैं, वो दक्यानुसी है। और ये बहुत प्रोग्रेसिव है। और मैं कह रहा हूँ कि आज के भी पैरामीटर्स से देख लो, महाकुंभ से 3 लाख करोड़ की जीडीपी में ग्रोथ हुई ना, तो ये 3 लाख करोड़ इसका बेनिफिट केवल मोहित को मिला। वहाँ पे कोई मोहम्मद नाम का कैब ड्राइवर नहीं रहा होगा, कोई सुल्ताना ने वहाँ पर कोई होमस्टे का बिजनेस शुरू नहीं किया होगा। इसके बारे में बात नहीं होती। प्रयागराज में क्या वहाँ पर कोई और समाज के लोग नहीं रहते जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिला होगा? आज काशी में करोड़ों लोग श्रद्धालु भी जा रहे हैं, पर्यटक के रूप में भी जा रहे हैं। आज सबसे विजिटेड जो एक हमारा बन चुका है यूपी में डेस्टिनेशन, अयोध्या राम मंदिर के बाद, तो वहाँ पे क्या केवल हिंदुओं का ही उद्धार हो रहा है इन चीज़ों से? क्या सनातन केंद्रों में बढ़ने, जो वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, और कुछ लोग पर्यटन के दृष्टि से भी जा रहे हैं, वो भी जा सकते हैं, वहाँ पर दोनों ही चीज़ों का इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं हो रहा? इसकी बात क्यों नहीं करते? और वहाँ पे बोला जा रहा है कि मृत्यु कुंभ है और महाकुंभ से किसका पेट भरने वाला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सवाल वेटिकन में जब लोग जाते हैं पूछा जाता है? क्या ये सवाल हज में जाते हैं, उसके लिए सब्सिडी दी जाती थी हमारे देश में? ये पूछने की हिम्मत है आपकी? मल्लिकार्जुन खड़गे अभी इफ्तार में गए, जाएं, कोई रोक नहीं है। आपने पूछा वहाँ पे कि इससे किसको रोजगार मिल रहा है? केवल हिंदुओं के पर्वों पर, हिंदुओं की आस्था पर, हिंदुओं के जो धार्मिक चिन्ह हैं उनके ऊपर ये कुठाराघात क्यों? फिर से वही बात पे हम जो एक ओरिजिनल थीम से चले हैं इस पॉडकास्ट में, वहीं पे आती है कि हिंदुओं को एक हीन भावना से ग्रसित करो, अपनी ही चीज़ों को हेट करने लगे, ताकि कुछ हिंदुओं को लगे कि ये तो दक्यानुसी है, मैं इनके साथ नहीं हूँ, और वो बट जाए। जब आपको किसी चीज़ पे गर्व होता है तो हम सब उस चीज़ को यूनाइटेडली सेलिब्रेट करते हैं। शहजाद, क्या भारतीय मुसलमान भी आज परेशान हैं? जैसे जो हम, चलिए दंगे वो अलग बात हो गई, बट देयर इज़ एन एजुकेटेड सेक्शन ऑल्सो। कुछ सेक्शन की वजह से, कुछ वर्ग की वजह से ये भी परेशान नहीं है। दे डोंट वांट दिस, दे वांट पीस। मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है वो इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं, वो विलिंगली या अनविलिंगली फंस जाते हैं। चंद मुसलमानों की वजह से दे आर चंद मुसलमान के नाम पर ठेकेदारी करने वाली तंजीमें और पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर में। AIMPLB, क्या AIMPLB सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या ओवैसी इतना ही बड़ा मुस्लिम लीडर है? कितनी सीटें ओवैसी साहब की पार्लियामेंट में? पहले तो 2 थी, अब 1 है, 1 हैदराबाद। उनकी पार्टी बहुत पुरानी है वैसे, नहीं रजाकार चले गए, फिर बताया जाता है वो तो नहीं मानेंगे, पर वो वहीं की विरासत है, पॉलिटिकल विरासत भी वही है वो जी। निज़ामों वाली। पर इतने साल हो गए, इट इज़ ओल्डर देन BJP बाय द वे। ओवैसीज पार्टी इज ओल्डर देन BJP, ओल्डर देन मेनी पार्टीज। डिस्पाइट दैट, अगर वो मुसलमानों का नुमाइंदा या रहनुमा होने का दावा करता है ओवैसी, तो 1 सीट 20 करोड़ मुसलमान, इससे ज़्यादा सीट तो बाकी पार्टियों के पास है। क्यों? क्योंकि 99% मुस्लिम्स, मैं समझता हूँ कि विलिंगली तो इसके ट्रैप में नहीं आना चाहते, अनविलिंगली वो फंस जाते। पर उसके लिए भी मैं ओनस उन्हीं पे डालता हूँ। जैसे मुस्लिम बोलेंगे, चलिए औरंगज़ेब पे जो कंट्रोवर्सी हुई, तो बहुत सारे ये लोग बोलेंगे कि क्या ज़रूरत है इस कंट्रोवर्सी की। बात सही है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, पर मैंने अब एक वीडियो बनाया जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और मैं चाहता हूँ कि सारे मुसलमान इसको करें। उनको न केवल ये आकर कहना चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी की आवश्यकता नहीं, उनको तो बोलना चाहिए औरंगज़ेब को क्यों हमारे साथ जोड़ा जा रहा है। क्यों कुछ राजनीतिक दल बोलते हैं कि मुगल राज मुस्लिम का राज था? कोई भी समाज, क्या क्रिश्चियन समाज ब्रिटिशर्स के साथ अपने आप को जोड़ता है क्या? तो ये मुगल समाज से मुस्लिम को क्यों जोड़ा जाता है? और अगर हमको अपने आइकॉन बताने हैं तो हमारे आइकॉन रस खान क्यों नहीं है? APJ अब्दुल कलाम साहब की जो मेमोरियल है उस पर कितने लोग जाते हैं?
वीर अब्दुल हामिद के लिए कितने लोग जो है उनके परिवार को हर साल मिलने जाते हैं या उनके जहाँ पे उनका जन्म हुआ वहाँ पर जाकर जश्न मनाते हैं कि ये हमारे आइकॉन है। ये तो मोदी कर रहे हैं जी। आइलैंड के नाम रखे जो विदेशियों के नाम पे थे, उन आइलैंड का नामकरण मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर किया। उसमें से एक नाम आइलैंड का वीर अब्दुल हामिद के नाम पर रखा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन मंदिरों को तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया, उसी मंदिर के सामने गंगा के घाट पर बैठकर वहाँ पर शहनाई बजाने का काम। कितना बड़ा संदेश कि एक कट्टरता से भरा हुआ आदमी मंदिर तोड़ता है, म्यूजिक बैन करता है, और दूसरा उसी म्यूजिक को एनरिच करता है, भारतीय म्यूजिक को, और शहनाई के माध्यम से पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त करता है और वो संदेश देता है, हमारी तहजीब को एनरिच करता है। तो ऐसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सेलिब्रेट कर रहा है? भारत रत्न वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। वीर अब्दुल हामिद को सेलिब्रेट मोदी जी ने करवाया। रस खान के बारे में सुधांशु त्रिवेदी बोलते हैं। ये लोग औरंगजेब, ठीक है मत मानो औरंगजेब को, मानो ये कंट्रोवर्सी अननेसेसरी है, पर आप अपने आइकॉन्स को तो बोलो कि ये हमारे आइकॉन है। वो बता दो, उनको तो गर्व से बताओ। वो क्यों नहीं बता रहे? मुझे आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, क्या भारतीय मुसलमान परेशान है? परेशान है, हम परेशान ही हैं। सैयद समाज से हम परेशान हैं, मुसलमानों के नाम पर ठेकेदारी करने वाली राजनीति से हम परेशान हैं। हम परेशान हैं कि बार बार कुछ राजनीतिक दल हमारा इस्तेमाल करते हैं जी। वो हमें अधिकार के नाम पर कुछ नहीं देते, केवल हमें दंगे मिलते हैं, केवल हमें गरीबी मिलती है, केवल हमें झोपड़पट्टी, और जिसे कहते हैं ना झोपड़पट्टी को हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में क्या कहते हैं, झोपड़पट्टी तो महाराष्ट्र हमारे मुंबई की भाषा में बोलते हैं, जो स्लम्स में रहने के लिए मजबूर करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में। ये हम इससे परेशान हैं और हम चाहते हैं कि भाई जब हमें भी राशन मिले, हमें भी टॉयलेट मिले, हमें भी पक्का आवास मिले, हमारा बैंक अकाउंट खुले, हमें भी जो है वो फ्री मेडिकल हेल्प मिले, हम भी जन औषधि केंद्र में 90% डिस्काउंट में मेडिसिन खरीदें, हम भी चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में मुद्रा लोन की योजना आए, हम भी चाहते हैं कि हम लोग जो है स्वनिधि योजना से हम अपना रोजगार लगाए, छोटी रेडी पटरी वाले, हम तो यही चाहते हैं। पर हमको परेशान करने के लिए हमें बताया जाता है कि औरंगजेब के लिए लड़ो मरो। हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारा घर बने पक्का। पत्थर दे दिए जाते हैं। अब पत्थर दे दिए जाते हैं, पर पत्थर से आप महल बनाना चाहते हो या वो पत्थर अपने भाई पे फेंकना चाहते हो, ये तो निर्णय हमारा है। आप भी एक भारतीय मुसलमान हैं। आप टीवी डिबेट्स पर जब जाते हैं, आप हिंदू मंत्र पढ़ते भी हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, पढ़वाते भी हैं। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ? क्योंकि ये भारतीय है, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ये प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण या हनुमान जी, क्या ये इनको आप मजहब के आधार पर बांटेंगे? ये हमारे राष्ट्र के नहीं, मैं तो कहूँगा दुनिया के हमारे सांस्कृतिक आदर्श है। ऐसा नहीं होता तो इंडोनेशिया में क्यों प्रभु श्री राम को मानते, रामलीला क्यों मनाते, गरुड़ एयरलाइन क्यों होती, वहाँ पे जकार्ता, जयकर्ता, योगकर्ता, इसके नाम पे जगह के नाम क्यों होते हैं? क्या हमने नहीं देखा है कि महाभारत और रामायण के जो चिन्ह हैं अलग अलग प्रकार से वो फार ईस्ट से लेकर फार वेस्ट में आपको मिल रहे हैं? तो ये इसको एक मज़हब तक सीमित करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हनुमान जी सबसे ज़्यादा बलशाली, अतुलित बल धामा, जिसकी तुलना नहीं हो सकती, उस ऐसे बल के धाम है वो। पर जो शुरुआती चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सबसे पहले जो उनका वर्णन होता है, उनके ज्ञान का वर्णन होता है। आप देखेंगे कि हनुमान जी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट कर देते थे, ईगो नहीं था। इसलिए जब लंका को जलाना था तो विकट रूप उन्होंने धारण कर लिया, और जब माँ सीता के सामने जाना था और पहली बार वो माँ सीता से मिलने वाले थे तो वहाँ पे सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। जब असुरों का नष्ट करना है तो उन्होंने एकदम बड़ा रूप अपना लिया। तो जब आपको अपने दुश्मनों से लड़ना है तो बड़ा रूप अपनाना है। जब आपको अपने दोस्तों से या उन लोगों से मिलना है जो आपसे बड़े हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, तो आप अपने आप को सूक्ष्म कर दो।
सूक्ष्म ये तो मुझे लगता है इससे अच्छा स्किल, ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल नहीं आपको पता हो सकता। अब क्या केवल इसका फ़ायदा मज़हब के रूप से केवल हिंदू लोग ही अपनाएं, मुसलमान को नहीं अपनाना चाहिए? मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। लक्ष्मण जी को आवश्यकता थी संजीवनी बूटी की, प्रभु श्री राम चिंतित। अब देखिए, हमारे लिए तो क्राइसिस मैनेजर प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री राम के क्राइसिस मैनेजर हनुमान जी है। अब प्रभु श्री राम चिंतित, लक्ष्मण जी की अवस्था खराब, हनुमान जी जाते हैं वैद्य के पास कि उनको बोलते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर बूटी चाहिए जी। अब हनुमान जी वो आइडेंटिफाई करे ना कर पाए, संजीवनी। तो वो संजीवनी बूटी कैसे लाते हैं? पूरा पहाड़ उठा कर ले आते हैं। अब बताइए कि कोई और होता उसको बोला जाता कि भाई ये फलाने ड्रॉर में ग्रीन कलर की फाइल ले आ, वहाँ पे 5-6 ग्रीन फाइल है। कोई और होता बाबू तो बोलता कि 5-6 फाइल थी, पता नहीं चला तो मैं नहीं ले आया। हनुमान जी से प्रेरित होगा तो वो 5 फाइल ले आएगा, बोलेगा पता नहीं चल रहा था कौन सी फाइल है, आप इसमें से ढूंढो ले लो। ये है ये बुद्धि का इस्तेमाल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हनुमान जी की जीवनी से आपको तो ऐसे ऐसे मोती मिलेंगे कि आप उसको चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, उसको आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो अब आप एक और इससे औरंगज़ेब से ही जोड़िए, तो सुधांशु जी बार बार सुनाते हैं जी। आप कह रहे हैं ना कि ये मुस्लिम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। मान लो कोई मैं मुस्लिम से मिलता हूँ तो मैं उसको पूछता हूँ कि 2 सेट्स ऑफ ब्रदर्स है, 2 सेट्स ऑफ ब्रदर्स। एक सेट वो है जहाँ पे एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर कोई संकट आया, उसको कहीं जाना पड़ा, तो उसके कमरे को आज तक छुआ नहीं है, वैसे का वैसे रखा है कि भाई जब घर आएगा तो उसी कमरे में रहेगा। दूसरा भाई ऐसा है कि जैसे उसको लगा कि भाई की स्थिति खराब हो रही है, उस भाई को पूरा प्रॉपर्टी से बेदखल करवा कर, घर से बाहर उसका सामान फेंकवा कर, बूढ़े बाप को भी रिटायरमेंट होम में डालकर बूढ़े बाप के पास फ़ोटो भेजा कि मैंने तो इसको हकाल दिया है, अपने घर से निकाल दिया है। आप कौन सा भाइयों का उदाहरण चाहोगे अपने घर में? फर्स्ट वाला। उन भाइयों का नाम है राम, लक्ष्मण, भरत। दूसरे वाले का है औरंगजेब, दारा शिकोह। अब बताओ कि मोहम्मद हो या मोहित हो, वो कौन सा भाइयों का उदाहरण चाहेगा अपने घर में? इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज़ अबाउट आवर कल्चर। जी जी जी। तो क्या आप मानते हैं कि आपके पूर्वज भी हिंदू थे एंड दे हैव बीन फोर्सफुली कन्वर्टेड? हम सब भारतीय मूल के, सनातनी मूल के ही हैं। इसमें कोई अपना, इसमें न स्वीकारने की बात क्या, और न स्वीकार उससे हकीकत बदलती थोड़ी है। अभी तो वो आए थे ना इंडोनेशिया वाले, राष्ट्रपति जी ने उनके लिए रखा था सम्मान समारोह, डिनर था, तो उस डिनर में उन्होंने बोला कि माई DNA इज़ इंडियन, माई DNA इज़ हिंदू, ऐसे ही उन्होंने बयान दिया था जी। गजब की बात यह है कि जो वहाँ पर है वो मानने को तैयार है कि हाँ हमारे पूर्वज ये थे, और जो यहाँ पर है वो मानने को तैयार नहीं। सब तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट करना, उसको उस पर शास्त्रार्थ करना, डिबेट करना, ये सारी फिलॉसफी जो है, ये सारी चीज़ें जो है, ये हिंदुज़म का हिस्सा है। एक्सेप्टिंग है, इनको एक्सेप्टेंस सिखाने के लिए, सेकुलरिज्म सिखाने के लिए, टॉलरेंस सिखाने के लिए संविधान की आवश्यकता नहीं थी। संविधान ने तो केवल उन भावनाओं को कैप्चर किया है जो ऑलरेडी यहाँ के समाज में थी। अब बहुत लोग कहते हैं ना कि संविधान आने के बाद सेकुलर बने, संविधान आने के बाद हम एक राष्ट्र बने, संविधान आने के बाद हम लोग जो है प्लूरलिस्टिक, ना, हम थे ये सब, इसीलिए संविधान ने इन भावनाओं को कैप्चर किया। अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उन्होंने दरअसल भारतीय मूल जो है उसको कैप्चर किया बहुत सुंदर तरीके से, और केवल शब्दों में नहीं, चित्रों में भी, जिस चित्रों को फिर उड़ाने का काम, हटाने का काम नेहरू गांधी परिवार ने किया। आज भी जो लाल किताब लेकर वो घूमते हैं, रेड डायरी जो लेकर घूमते हैं, माओ की भी रेड डायरी थी, पर ये संविधान लेकर घूमते लाल वाली, उसमें चित्र नहीं है। राहुल जी को मैं एडवाइस करूँगा, कभी मिल जाएंगे तो मैं उनको ओरिजिनल कॉपी जो उन्हीं के लोगों ने साइन की हुई है मैं उनको दूंगा, ताकि उसमें वो प्रभु श्री राम की तस्वीर देख सके, प्रभु श्री कृष्ण देख सके, हमारे गुरुओं, किसी गुरुओं की देख सके, उनको फिर गुरु तेग बहादुर भी दिखेंगे, है ना, गुरु गोविंद सिंह भी याद आएंगे, फिर उनको शायद समझेगा कि औरंगज़ेब क्या था, और उनको सारी चीज़ें समझ में आएगी फिर संविधान ही पढ़ने से। जी शहजाद, आप जब जय श्री राम बोलते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता? आपकी कम्युनिटी के लोग आपको कुछ बोलते नहीं है? आई वांट टू नो व्हाट यू गो थ्रू। देखिए ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं ना, ये जय श्री राम तक सीमित नहीं रहता। फिर
जो लोग जय श्री राम का विरोध कर रहे हैं ना, वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूँगा। ये वो लोग हैं, फिर वो वही कुतर्क इस्तेमाल करते हुए कहते हैं वंदे मातरम भी नहीं बोलूँगा। तो वो वहाँ पे रुकता नहीं है। ये जय श्री राम तो कन्वीनियंट हो जाता है, वो बोलते हैं कि एक मज़हब से जोड़ के कि ये कुफ्र है, पर वो वहाँ पे नहीं रुकते। इनकी फिर मानसिकता जो है ना, वो राष्ट्र विरोधी हो जाती है। राम राष्ट्र नायक है, और इन राष्ट्र के नायकों का महिमा मंडन करना कैसे एंटी इस्लाम हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो फिर आप रस खान को भी डिनाई करो, आप करो डिनाई। अब रस खान भी क्या है, वो भी, उसको भी बोलोगे कि इस्लाम से खारिज है। तो मुझे लगता है कि हमको स्वीकारना पड़ेगा कि राम, श्री कृष्ण, ये सारे हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये हमारी सिविलाइजेशनल से जुड़े हुए हैं। आपका मज़हब आपके सिविलाइजेशन के आड़े नहीं आ सकता। अगर कोई मुझे बोलता है, देखिए कुछ होते हैं लोग ट्विटर पे लिखते हैं, वो तो अब वो पुरानी कहावत भी है कि हाथी चले बाजार, आगे का तो आप जानते ही हैं। मैं उनके ऊपर नहीं ध्यान देता, मैं उन पर ध्यान देता हूँ जो इस बात को समझकर, इसको अपना कर, इसको और प्रचार प्रसार करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि घर घर तक, हिंदू हो या मुस्लिम हो, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण, हनुमान जी की जीवनी के बारे में सिखाया जाना चाहिए, पहुँचना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा, मैं समझता हूँ कि ये इतना इसमें अमृत है कि इस अमृत का पान करने से उन्हीं का फ़ायदा होगा। प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, उनके भी जीवन से जो अच्छे आदर्श है, उनके भी जीवन से जो अच्छी कहानियाँ हैं, हम नहीं चाहेंगे कि इसका बेनिफिट पूरे दुनिया को हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो। क्या हम नहीं चाहेंगे कि जो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है उसके बारे में उन बाकी लोगों को भी पता चले? तो प्रभु श्री राम, जो जिनको करोड़ों करोड़ों लोग, जिनकी को आस्था है, वो भगवान मानते हैं, उनके इतने जीवनी से हम लोग कुछ स्वीकारने के बदले उसको नकारने का काम क्यों करते हैं? हमको तो उसको स्वीकारना चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवनी से हमको सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। रावण और राम जी के बीच में जो हुआ, उसमें केवल हम लोग देखते हैं कि ये एक बैटल था, फाइट थी, वॉर था। सीता जी का हरण हो गया, फिर सीता जी को वापस लाने के लिए युद्ध लड़ा गया। पर असलियत में हम भूल जाते हैं कि ये राम जी के वैल्यू सिस्टम की जीत थी। और राम जी का वैल्यू सिस्टम क्या था? एक लाइन में अगर बोले तो रावण जो था वो राम जी से अधिक बलशाली, शिव जी का परम भक्त, अधिक ज्ञानी, अधिक संपन्न। राम जी तो बेचारे वनवास में थे, तो जंगल में थे, उनकी आर्मी क्या ही थी, वानर सेना। रावण की तो सोफिस्टिकेटेड आर्मी। रावण की धर्मपत्नी भी बताई जाती है, बहुत सुंदर, सुंदरियों की मंदोदरी। इसके बाद भी राम जी में एक ही क्वालिटी थी जो रावण में नहीं थी, कि जो राम जी के पास प्राप्त था वो पर्याप्त था, और रावण के पास पर्याप्त था फिर भी वो प्राप्ति में लगा था। अब ये सीख कि जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझो, ये कैसे आप के हिंदू घर में जाए ये सीख और मुस्लिम घर में ना जाए जी। ये तो जीवन शैली है, जीवन को जीने का तरीका है, वो रहस्य है, उसको तो हर जगह जाना चाहिए। इसलिए मैं जय श्री राम जब बोलता हूँ तो मैं राम जी के इस क्वालिटी को जय बोलता हूँ। अब ये कोई अगर अहंकारी नहीं है, अगर कोई चरित्रवान है, अगर मैं इसको बोलूँ जय और फिर मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊँ, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि इस्लाम अहंकार का सपोर्ट करता है? क्या इस्लाम चरित्रवान नहीं होने का सपोर्ट करता है? इनको बुद्धि अपनानी चाहिए। इस्लाम इन सारी क्वालिटीज़ का सपोर्ट करता है, इसीलिए उनको भी बोलना चाहिए। चलिए एक बार जोर से बोल देते हैं जय श्री राम। मैं तो बोलता हूँ जय श्री राम, जय सिया राम। और देखो जितनी बार आप जय श्री राम बोलोगे उतनी बार उनका भक्त, परम भक्त हनुमान और प्रसन्न होंगे, तो और वो कृपा बरसाएंगे। जी जी बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, एकदम से आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस छावा मूवी, हम शुरू से ही औरंगज़ेब के बारे में बात कर रहे हैं, इतना फ्लरिश क्यों किया जा रहा है? एकदम से महान बताया जा रहा है, जो भी क्रूरता या अत्याचार हुई है उससे डिफेंड किया जा रहा है। व्हाई? एक तो इसके पीछे मोटिवेशन जो है, मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल है, प्योरली पॉलिटिकल।
पॉलिटिकल ये है कि मुस्लिम समाज को कभी आप समझने या सोचने मत दो कि उसको आज क्या क्या हासिल हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है। 10 साल में आप बताइए कि जिस स्केल के दंगे हुआ करते थे, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, अहमदाबाद, नेल्ली, जलगांव, जी, भिवंडी, मुंबई राइट्स तो उद्धव सेना की पार्टी ने कराए, अब उन्हीं के साथ मिलके ये बोलते हैं हम सेकुलर। एनीवे, ऐसे दंगे नहीं हो रहे। सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर नल से जल से लेकर शौचालय तक लेकर स्कॉलरशिप लेकर सब कुछ मिल रहा है। प्रोग्रेस, स्टेबल एटमॉस्फेयर, एस्पिरेशन, ये सब मुस्लिमों को मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज भारत तरक्की की राह पर है। हर भारतीय को मिल रहा है, जो भी गरीब है उसको मिल रहा है। 25 करोड़ भारतीयों को हमने गरीबी से निकाला, उसमें मुस्लिम नहीं थे क्या? पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई, उसमें मुस्लिम नहीं है क्या? डबल रेट से हाईवे बने, उस पर मुस्लिम नहीं चलते क्या? वंदे भारत चल रही है, 74 एयरपोर्ट बने, उसमें मुस्लिम नहीं जाते क्या? हर सेक्शन ऑफ मुस्लिम समाज को वो प्रॉस्पेरिटी का बेनिफिट मिल रहा है। they are welcomed. पर अब आपको उसको वोट बैंक के रूप में बनाना है, तो उसको भड़काए कैसे? और ऐसे तो नहीं भड़का सकते ना कि राहुल गांधी आकर बोल दे कि मोदी जी ने आपके यहाँ पे केवल 1 एयरपोर्ट बनाया, मैं 4 एयरपोर्ट बनाऊंगा, मुझे वोट दो। उस पर तो भड़कने नहीं वाला है। राहुल गांधी की फौज या जमात यही कह सकती है कि औरंगजेब आपका रहमतुल्लाह है, अरे औरंगजेब को आपसे छीना जा रहा है, आपके पास बचेगा क्या? औरंगजेब भी नहीं बचेगा। तो जबकि उसके आदर्श औरंगजेब हैं ही नहीं भाई। फॉर ऑल यू नो, औरंगजेब की वजह से ही आप आज जो है मतलब मोहित से मोहम्मद बन गए थे, है ना? अब 5, 6, 7 पता नहीं कितने जनरेशन पीछे जाएंगे तो पता भी चलेगा। जो आज आके चिल्ला रहे हैं ऐसे गला फाड़ फाड़ के, उनको पता चलेगा भाई एक समय पर तो ये सुल्तान शमसुद्दीन थे ही नहीं, ये तो कुछ और ही थे, है ना? शिव से शमशीर बन गए। तो उनको भड़काने के लिए पॉलिटिकली किया जा रहा है। दूसरा, बॉलीवुड में एक बदलाव आ रहा है जो हमारे समाज में भी हम देख रहे हैं। मैंने तो कुंभ के समय देखा, हाँ, इट वाज अ बिग बिग चेंज। पहले बॉलीवुड में हाँ, जो मिसरिप्रेजेंटेशन एंड डायरेक्ट अटैक, क्योंकि उस बॉलीवुड क्या है, इट इज़ अ कल्चरल एक्सप्रेशन। पॉपुलर एक्सप्रेशन हमेशा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोसाइटल एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंटी हिंदू था, तो उसको रिफ्लेक्ट या मिरर करता था बॉलीवुड। और आज जो है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पहली बार आज, हाँ, कुछ ताकतें हैं जो सनातन समाप्ति, हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस जलाना, ये आज भी चल रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना, ये चल रहा है। पर पहली बार एक प्रधानमंत्री त्रिकुंड लगाकर, तिलक लगाकर महाकुंभ में डुबकी लेने जाता है। ये वो लिबरल्स है जो वहाँ यूएस का प्रेसिडेंट बाइबल पर स्वेयर कर ले, ओहो हाउ सेकुलर इज़ अमेरिका। वहाँ पर कोई क्रिश्चियन के अलावा नहीं बन सकता प्रेसिडेंट, हाउ सेकुलर इज़ अमेरिका। यहाँ पर कोई हिंदू अपनी पद्धति को फॉलो करे तो वो कम्युनल है। पर आज गर्व से एक प्रधानमंत्री करता है। आज भगवा पहनने वाला गर्व से इस प्रदेश का प्रशासन संभालता है। और उसकी पहली क्वालिटी ये नहीं है कि आप गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, उसकी पहली क्वालिटी ये है कि इससे थर थर कर कांपते हैं गुंडे माफिया। पहली क्वालिटी अगर आप पूछ लो पूरे देश में। तो आज ये जो एक, और आप देखिए सनातनी प्राइड जिसको मैं कहता हूँ, प्राइड टुवर्ड्स सनातन, आप हमारे इंस्टाग्राम रील उठाकर देखो, मुझे स्लोली वो नज़र आ रहा है। आज जितने 67 करोड़ लोग महाकुंभ पहुँचे, और तमाम कैनाड्स के बाद कि महाकुंभ गंदा है, त्रिवेणी संगम गंदगी है, मर जाओगे, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद 67 करोड़ लोग पहुँचे। और बगल में जो सनातनी स्नान कर रहा था, किसी ने नहीं पूछा तेरी जाति क्या है, किसी ने नहीं पूछा तुम तमिल हो या हिंदी बोलने वाले हो, गरीब हो, कुछ नहीं। सब आस्था, एकता, समता, विश्वास की डुबकी लगा रहे थे। ये सनातन की ताकत है। सनातन की ताकत ये है कि भारत में ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में शिव शक्ति पॉइंट, चंद्रमा के उस पॉइंट का नाम रखा जाता है जहाँ पर चंद्रयान-3 लैंड करता है। शायद स्वरा भास्कर ने भी छावा मूवी पर एक, कौन है बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, स्वरा भास्कर ने जो ट्वीट किया अभी अबाउट आफ्टर द छावा मूवी कि संभाजी महाराज पे जो यातनाएं हुई वो काल्पनिक है, दिस इज़ नॉट ट्रू, फिक्शनल है, सिर्फ दिखाया गया है।
आपको इसके बारे में क्या बोलना है? व्हाट इज दिस मानसिकता? ये जो भी है, इनको मैं सीसगंज साहिब गुरुद्वारा में आने के लिए न्योता देता हूँ, ताकि उनको जो फिक्शनल लग रहा है उनको असलियत समझ में आ जाएगी। वहाँ पर तो गुरुद्वारा खड़ा है ना, सीसगंज क्यों नाम है उसका भी इतिहास वो जान जाएंगी, और कैसे हमारे महान गुरु को प्रताड़ित करके इस क्रूर जिहादी ने उनको मारने का काम किया जी। और किस प्रकार से हमारे साहिबजादों की भी उनकी भी कुर्बानी हुई, परंतु उन्होंने देश और धर्म को झुकने नहीं दिया। जी। इसके बारे में इन मोहतरमा को जानकारी मिल जाएगी। ऐसे लोगों को मैं तवज्जो नहीं देता। इन लोगों को मुझे लगता है तो कि आपने पहचानने से ही नकार दिया। इनको सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि एक प्रकार से रिस्पॉन्स है वो है इग्नोरेंस। इग्नोर कर दिया लोगों ने इनको। एक होता है लोग किसी को लायक समझते तो काउंटर देते हैं, जिसको मैं लायक नहीं समझता हूँ मैं उसको इग्नोर करता हूँ। इग्नोरेंस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। तो मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करने की श्रेणी में रखता हूँ। शी इज़ टू बी इग्नोर्ड। जी, बट ये जो मानसिकता है, मानसिकता तो साफ ही है ना। ये कैसे बदलेगी? ऐसी मानसिकता तो और लोगों की भी है। इनकी मानसिकता को बदलने का क्या फ़ायदा होगा? जो वहाँ पे एक हमास का आतंकवादी था, उनके लिए ये लोग जो है फातिया पढ़ते हैं। जी। जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज है, उनके साथ की गई क्रूरता को नकारते हैं। औरंगज़ेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, राणा संगा को गालियाँ देते हैं। भारत के महान जो शूरवीर हमारे देश के सुपुत्र हैं या हमारे देश के महानायक हैं, उनको नकारते हैं। और आतंकियों की ये लोग जो है पैरवी करते हैं। तो ऐसे आतंकी परस्त मानसिकता वाले लोगों को सुधारा मार्ग पे नहीं लाया जा सकता। ऐसे लोगों को तो केवल या तो अगर कोई गैर कानूनी चीज़ करते तो कानून डील करे। पर मुझे लगता है कि जब लोग कहते हैं ना कि औरंगज़ेब की कब्र खोदेंगे, हो सकता है कई लोगों के मन में ये भावना आए भी। मुझे लगता है कि कब्र खोदने से ज़्यादा ये औरंगज़ेबी मानसिकता के विचार, इसको हमें खोद कर रख देना है। इसको खुदवाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जैसे ही हम लोग असलियत में जी। इन लोगों को एक्सपोज करेंगे तो वैसे वैसे इनकी विचारधारा क्या है वो भी एक्सपोज होती रहेगी, खुदती रहेगी। बीजेपी सिर्फ इलेक्शन जीत सकती है, बीजेपी काम नहीं करती, ऐसे काफ़ी सारे बीजेपी समर्थकों का ही कहना है सोशल मीडिया पर। क्योंकि अभी तक जब रोहिंग्या या बांग्लादेशी बहुत कम मात्रा में डिपोर्ट किए गए, लेकिन जब रणवीर अलाहाबादिया का ये जो किस्सा हुआ है, अभी फटाफट एक केस लगा दिया गया, बहुत जल्दी एक्शन ले लिया गया। बहुत गलत बोला उन्होंने, जो भी बोला बहुत गलत बोला, लेकिन एक घटिया कमेंट के लिए इतनी जल्दी एक्शन ले लिया गया उसके साथ। जबकि जब सारे जितने हमने देखे, काफ़ी सारे स्पोक्स पर्सन और पॉलिटिशियंस, काफ़ी लोगों ने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया। देखिए, पहले तो ये जो महानुभव है जी। जो कहते हैं कि बीजेपी इलेक्शन लड़ लेती है, जीत लेती है, पर काम नहीं करती, इनसे पूछिए कि आज अगर बीजेपी सत्ता के केंद्र में नहीं होती 2014 से, तो जिस मुखरता से ये लोग बातें रखते हैं, रख पाते? अगर बीजेपी सत्ता के केंद्र में नहीं होती तो काशी धाम बन पाता? मंदिर का काम सुप्रीम कोर्ट से हुआ, पर मंदिर जिस प्रकार से निर्माण हुआ वो हो पाता? परिंदा पर नहीं मार पाता था वहाँ पे, आज वहाँ पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए और वहाँ पर 1 वर्ष संपन्न हुआ, वहाँ पर करोड़ों लोग गए। क्या 370 हट पाता सत्ता के केंद्र में नहीं होते? क्या यूसुसी की शुरुआत उत्तराखंड से हो पाती अगर नहीं होते? क्या वक्फ का जेपीसी तक जाना और जेपीसी में उसका अमेंड होकर पार्लियामेंट में आना और इस पार्लियामेंट सेशन में या जल्द ही वो पारित होना, ये हो पाता?
क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मुंह तोड़ जवाब देना पुलवामा के बाद हमारा बालाकोट करना हो पाता अगर बीजेपी सत्ता के केंद्र में नहीं होती? ये बहुत आसान है। इसको मैं कहता हूँ एलिटिस्ट आर्मचेयर क्रिटिक्स। ये टीवी डिबेट में आकर या पॉडकास्ट में या स्पीच में लोक लुभावनी बातें करना बहुत आसान है, परंतु हकीकत में बीजेपी का कार्यकर्ता ही इस लड़ाई को ज़मीनी स्तर पर लड़ता है। और जो लोग को लगता है कि चुनाव, देखिए चुनाव सब कुछ नहीं है, मानता हूँ, पर लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हम राजशाही में नहीं रहते। पब्लिक डोमेन में 2014 से पहले इनकी पोजीशन, इनकी स्टेटमेंट्स। जी, आपकी बात सही है सर, लेकिन ये इलाहाबादिया के किस्से को इतना नेशनल, मैं कह रहा हूँ कि वो देखो कैसे बनाया गया मुद्दा। एवरीवन मीडिया को बोल देना चाहिए, मीडिया को इसको नहीं कवर करना चाहिए। सारे पॉलिटिशियंस इस मैं पर तो बात कहता कर हूँ रहे हैं। मीडिया, देखो मीडिया को कैसे चलना है, क्या चलाना है, ये मेरा काम नहीं है ना। मीडिया किस चीज़ को कवर करना चाहता है। अब जैसे पॉलिटिशियंस भी तो बात कर रहे हैं सर। पॉलिटिशियन जहाँ माइक होगा, कैमरा होगा, वहाँ मीडिया पॉलिटिशियन जाएगा। बस यही मुद्दा रह गया अब। नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हमारे 2 घंटे की स्पीच में से आप मीडिया वाले भी तो 10 ही सेकंड उठाते हैं ना। 2 घंटे की स्पीच बताते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ की सड़क बनाई, वहाँ से वहाँ वंदे मातरम, वंदे भारत चलाई, वहाँ से वहाँ हमने पुल का निर्माण किया, ये जो यहाँ पे बनाना था, नाला ठीक करना था, नाला ठीक किया। फिर हमने कहीं पर एक चीज़ बोली कि भाई हमें आगे भी बढ़ना है, हमें अपने राष्ट्र को भी आगे ले जाना है, हमें अपने सनातन पर गर्व भी करना है, सनातन केंद्र को उद्धार करना है। मीडिया उतना ही उठाएगा। But you cannot make it a national issue, no sir? कौन बना रहा है? मनाया गया नहीं, किसी मीडिया ने बनाया। ट्वीट मीडिया इग्नोर कर दे। बात कर मीडिया इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर। कैसे? जब आप ट्वीट करोगे कैसे इग्नोर? केवल वो एक ही ट्वीट था? बहुत सारे ट्वीट थे। तो वो बाकी क्यों नहीं उठाती मीडिया? वही ट्वीट क्यों? हाँ, अगर उनके टाइमलाइन पे एक ही ट्वीट हो तो मैं तो उनको फॉल्ट में मानता हूँ। वो 500 ट्वीट करते हैं, मीडिया वही क्यों उठाती है? मीडिया का, देखिए मीडिया के भी मैं दृष्टिकोण पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, इसलिए सोशल मीडिया अब आगे आ रहा है। मीडिया को अपने बायसेस, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट से आगे बढ़ना चाहिए, वरना वो इरेलेवेंट हो जाएंगे। देश की नब्ज़ को समझना चाहिए, देश की जो भावना है वो किस चीज़ के ऊपर क्या सोच विचार रखता है। अगर मीडिया इतना ही अच्छा काम हर जगह हर समय कर रहा होता और मीडिया इतना ही अनबायस्ड होता, तो आपके जैसे जो पॉडकास्ट या आउटलेट्स, वहाँ पे क्यों लोग आते सुनने के लिए ऑल्टरनेटिव व्यूज़ को? बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने भी तो अभी भी नाम इग्नोर कर दिया। हाँ, मैं जानता नहीं हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि सबसे इजी तरीका क्या है? एल्गोरिदम में जो चल रहा है उसके हिसाब से वीडियो बनाना और फिर उसको रिलीज़ कर देना। सॉरी टू से, बहुत सारे आपके पॉडकास्टर और यूट्यूबर्स ने भी किया, व्यूज़ लूटने के लिए किया है ना। वो उससे बाहर हट पाए उस पूरे ट्रैप से। मेरे वीडियो क्या है? तिलक क्यों लगाना चाहिए? माता पिता के या बुजुर्गों के पैर क्यों छूना चाहिए? रमज़ान में फास्ट का क्या महत्व है? ये आपके वीडियोस है सर। तो मैं कह रहा हूँ, मैं टॉकिंग अबाउट द एंटायर। तो मीडिया ने मेरे एक भी वीडियो को कवर क्यों नहीं किया? यही वीडियो मैं ये बना दूँ कि रणबीर इलाहाबादिया ने XYZ बोला या समय रैना XYZ होना चाहिए, तो मीडिया कवर करेगा। क्यों? मेरे ये वीडियोस क्यों नहीं उठाना चाहती मीडिया? चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक अभी लेटेस्ट, जिस पे सबसे ज़्यादा मुझे गर्व है, मेरे एक वीडियो पे नारद मुनि जी की 12 विशेषताएं मैंने देखी। इसको उठाओ ना, बताओ बॉलीवुड ने नारद मुनि जी के साथ जो अन्याय किया है उनके प्रेजेंटेशन को लेकर, आप उठाओ, इस पे चर्चा करो कि वाई बॉलीवुड हैज़ हैड एजेंडा, सम रिस्पेक्ट्स। ऑलवेज शोन ही इज आग लगाने वाला, इंस्टिगेटर, गॉसिप मॉन्गर, हेट मॉन्गर, ऐसे प्रेजेंट किया क्योंकि वो भगवा पहनते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं। पर वो कितने धनी बौद्धिकता के, वेदों के, उपनिषद, पुराण, सब की जानकारी, वीणा बजा सकते हैं, तीनों लोक में सैर कर सकते हैं। वो नहीं होते तो धर्म की स्थापना ही नहीं होती एक प्रकार से। उनकी जो चीज़ें हैं, उनके ही एक्टिविज़म से या उन्हीं के सूचना संचार से बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके ऊपर चर्चा करो कि कैसे प्रेजेंट किया गया हमारे सनातन के केंद्रों को या सनातन के महापुरुषों को। महापुरुष तो नहीं, ये तो ऋषि थे। तो और आज की तारीख में क्या होना चाहिए उसका प्रेजेंटेशन, और महाकुंभ के साथ उसको रिलेट कर लो। उस पर क्यों नहीं होती चर्चा?
और मैं बीजेपी वाला हूँ, मेरी एक वीडियो इसको नहीं पिकअप करती मीडिया, क्यों? मैंने रमज़ान पे भी बनाया है, ऐसा नहीं है कि एक ही हो, रमज़ान पे भी बनाया है कि रमज़ान का साइंटिफिक उसका क्या है, क्यों फास्ट करना चाहिए, कैसे है, क्यों? और गिविंग का इम्पोर्टेंस भी आपने बताया। गिविंग का भी इम्पोर्टेंस है। तो अब मीडिया वालों को हम थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? जी हम अपने पॉडकास्ट में मौका मिलता है तो हम बताते हैं। जी जी जी। कहीं आपको लगता है शहजाद की क्या बीजेपी के अंदर ही परफॉर्मिंग लीडर्स को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाता है? मोदी जी परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग है? ही इज परफॉर्मिंग, बट आप सिर्फ मोदी जी के फेस वैल्यू पर कब तक इलेक्शन जीतेंगे? पहले तो मैं आपको, आपका क्वेश्चन था कि इन द बीजेपी सिस्टम इज परफॉर्मेंस वैल्यूड और इज परफॉर्मेंस बिकमिंग अ लायबिलिटी वेयर परफॉर्मिंग लीडर्स आर साइडलाइंड एंड नॉन मेरिटोरियस लीडर्स आर गिवन मोर चांस। वैसे तो हम मेरिट को फ्लॉड सिस्टम नहीं मानने वाले लोग हैं, हम तो मेरिट को सब कुछ मानते हैं। हम परफॉर्मेंस को मानते हैं, परिवार को नहीं। हम डिलीवरी को मानते हैं, डायनेस्टी को नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी परफॉर्मर है या मोदी नॉन मेरिटोरियस है? परफॉर्मर। अमित शाह परफॉर्मर है या अमित शाह नॉन परफॉर्मिंग है? परफॉर्मर। योगी परफॉर्मर है, योगी नॉन परफॉर्मिंग है? परफॉर्मर। फडणवीस परफॉर्मर है, नॉन परफॉर्मर है? परफॉर्मर। हिमंता विश्व शर्मा परफॉर्मर है, नॉन परफॉर्मर है? सर इनके नीचे भी तो आइए आप। चलो नीचे आते। इनके अन्नामलई परफॉर्मर, सेकंड लेयर पे भी तो आइए अन्नामलई आप। परफॉर्मर है, नॉन परफॉर्मर है? शहजाद पूनावाला परफॉर्मर है, नॉन परफॉर्मर है? ऑफ कोर्स परफॉर्मर है। तभी तो मैं आपको पूछ रही थी कि आप पार्लियामेंट में कब आपने आएंगे? एक भी जगह पे इधर से लेकर इधर तक, शहजाद इधर, मोदी उधर, मोदी से लेकर शहजाद तक आपने एक जगह नहीं बताया नॉन परफॉर्मर है। सर आप नाम लेने की बात करिए, चलिए। मैंने तो नाम लिया, मैं इससे बड़ा नाम कौन सा हो सकता है भाई? मैं नाम लेती हूँ सर, लेकिन आई डोंट नो ऑडियंस क्या बोलेगी उस पे। अभी दिल्ली के इलेक्शन हुए, हाँ, परवेश वर्मा जी ने इलेक्शन जीता, लेकिन सीएम बनी रेखा जी। रेखा जी भी सीएम चुनाव जीती हैं। जी रेखा जी हारी हुई हैं क्या? नहीं, मैं वो नहीं अच्छा, ये आपका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। परवेश वर्मा जी कितने बार के विधायक है? फर्स्ट टाइम। रेखा जी भी विधायक बनी जी। तो आप ये कैसे कह सकती है कि एक परफॉर्मर एक नॉन परफॉर्मर है? बेसिस क्या है? अभी रेखा जी को जुम्मा कितने दिन हुए हैं, तो उनके उस वाले परफॉर्मेंस के आधार पे तो आप इतना जल्दी निर्णय नहीं दे सकती। तो वी हैव टू वेट। नहीं, एक सेकेंड। लॉजिकली दो तरीके हो सकते हैं। मैं इसको एकदम डिकंस्ट्रक्ट करता हूँ आपके लिए। या तो रेखा जी हारी हुई होती और हारे हुए व्यक्ति को बीजेपी बनाती, तो आपका ये तर्क सही था कि एक व्यक्ति जीता है, एक व्यक्ति हारा है, आपने हारे हुए व्यक्ति को बना दिया। दोनों ही अपना पहला चुनाव जीते हैं, परवेश जी भी और रेखा जी भी। अब हम लोगों की सरकार बने हुए जुम्मा 1 महीना ऑलमोस्ट हुआ है। कितने दिन हुए? अभी तो हुई शपथ, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उसके आधार पर तो आप नहीं बता सकते कि कोई व्यक्ति ने डिलीवर नहीं किया। क्या इनफैक्ट उन्होंने डिलीवर ही किया है। यमुना जी की सफाई का काम शुरू हो गया, सड़कों पे काम शुरू हो गया, जो वादे किए थे उस पे काम शुरू हो गया, राशन कार्ड को लेकर काम शुरू हो गया, इलीगल जो लोग रह रहे हैं उस पर भी काम शुरू, सब जगह पे काम शुरू हो चुका है। तो उसके आधार पर तो आप नहीं बोल सकते कि नॉन परफॉर्मिंग है। मैं ये नहीं कह रही नॉन परफॉर्मिंग। हाँ, तो फिर आप बताओ, तो फिर क्या ये एक नहीं, अब मैं एक बहुत ही खतरनाक चीज़ डालने वाला हूँ। इनके क्या ये हमारा, क्या ये जैसे एमपी में भी नहीं, क्या एक महिला को मुख्यमंत्री बिल्कुल बनना चाहिए? आप इसके खिलाफ हैं? नहीं, फिर मैं तो सोचती हूँ क्यों नहीं बनी इंदिरा गांधी के बाद कोई पीएम। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है ना कि रेखा गुप्ता जी, जिनका एबीवीपी से लेकर बीजे जो अपना यूथ विंग है उससे लेकर लगातार कर्मठता से, वो पहले तो नगर सेवक भी रही हैं, कॉरपोरेटर के रूप में उन्होंने काम किया, उन्होंने एमसीडी में काम किया, ग्रास रूट पे काम किया, फिर पार्टी संगठन में लंबा काम, राष्ट्रीय संगठन में महिला मोर्चा में काम, फिर उसके बाद विधायक लड़ी, विधायिका में वो विधायक बनी। और उनको अगर हम लोग एक मौका देते, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि यहाँ पर आप काम कीजिए, तो क्या उनको नॉन परफॉर्मिंग? अच्छा, योगी, एक सेकेंड, योगी जी भी, आपको पता है 2017 में योगी जी विधानसभा नहीं लड़े थे। 2017 में पार्टी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, विधायकों ने तय किया कि योगी जी को बनना चाहिए। तो ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने बोला योगी जी को बना दिया,
साइडलाइन कर दिया बाकियों को। व्हाट अबाउट राजस्थान? आज योगी जी, एक सेकेंड, आज योगी जी साबित हुए कि नहीं हुए परफॉर्मेंस? यू एग्री? तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर रही हो कि भजन लाल जी हो जिनका आप अगला सवाल पूछ रहे हो, या रेखा शिवराज गुप्ता सिंह जी हो, या चौहान। अब देखिए शिवराज जी भी 2005 में वो पहली बार तो बने ना, तब उनके बारे में भी यही कहा गया कि इनको बाकियों को साइडलाइन करके इनको बना दिया। मोदी जी जब बने तो वो भी तब भी कहा गया मोदी जी को बना दिया, साइडलाइन कर दिया बाकियों को। मोदी जी तो क्लास मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़े थे जब वो बने मुख्यमंत्री, वो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़े थे, पहली बार चुनाव वो लड़े और फिर जीते बनने के बाद। जी। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का मैं आपको स्ट्रक्चरल बताता हूँ, और मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं बीजेपी से हूँ, मैं बीजेपी में इसलिए हूँ क्योंकि ये बीजेपी है। बीजेपी इज इंस्टीट्यूशनल पार्टी, यहाँ पे एक व्यक्ति की नहीं चलती। पर बीजेपी में अंदर ही अंदर कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है? कोई भी संगठन जो जीवित है, जो डायनामिक है, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, वहाँ पर ये प्रतिस्पर्धा जो रहती है ना कि मैं बेटर परफॉर्मेंस दूँ, मैं ज़्यादा डिलीवर करूँ, ये हेल्दी कंपटीशन है। पर प्रतिस्पर्धा का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को परिवार के सदस्य के रूप में नहीं देखते। ये कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है, मैं कहता हूँ इसको ये फ्लावरिंग कंपटीशन है, जहाँ पर हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहता है। तो मैं आपको सिर्फ कंप्लीट कर रहा था कि बीजेपी क्या है। बीजेपी इज़ इंस्टीट्यूशनल पार्टी, इट इज़ नॉट पारिवारिक संगठन। जी। कैबिनेट में डिसीजन, किचन में एक डिसीजन नहीं हो रहा है। बीजेपी के एक व्यवस्थागत तरीके से डिसीजन, छोटे से छोटा टिकट भी जो है ना, एक व्यक्ति रह नहीं करता हमारी पार्टी में कि मन में आ गया इनके कि ये इनका टिकट कर दो, ना, ऐसे नहीं चलता। पूरा टिकट, एक छोटा से छोटा टिकट ऊपर तक जाता है, पूरी पार्टी की इकाई क्या डिसीजन ली है वो सारा कुछ फैक्टर होता है। इंस्टीट्यूशनल पार्टी, डेमोक्रेटिक, हर वर्ग की, हर सिस्टम की आवाज़ सुनी जाती है, फिर फाइनल निर्णय। पर एक बार निर्णय हो गया तो डिसिप्लिन्ड पार्टी, डेमोक्रेटिक ये डिसिप्लिन में फिर चलते हैं हम लोग जी। वहाँ पे पारिवारिक पार्टी, नो डेमोक्रेसी, पूरे देश में डेमोक्रेसी का प्रचार करना है, पार्टी में डेमोक्रेसी मुक्त रखना है, नो प्लेस फॉर मेरिट, ओनली परिवार, एंड नो प्लेस फॉर डिसेंट, एंड ओनली डायनेस्टी। ये दोनों में अंतर है। एक डेमोक्रेटिक हेल्दी पार्टी में आपको फिर ऐसा लगता है बाहर से कि अरे एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं होंगे, इतने अफवाह फैलाए जाते हैं भाई। वो किसी ने वीडियो बनाया था आधा कट करके कि योगी जी ने अमित शाह जी को नमस्कार नहीं किया। भाई ये कौन सी बचकानी बातें हैं? बचकानी, आपने देखा वो महाकुंभ देखा था ना, थे कि नहीं योगी जी वहाँ पे? देखा कि नहीं देखा? ये तो कि फिर से दिखाऊं वो वीडियो? नहीं ये तो ठीक है। अब और आपको क्या लगता है कि मतलब अमित शाह जी योगी जी की तरफ नहीं देखते, योगी जी अमित शाह जी की नहीं, तरफ बिल्कुल नहीं देखते, या फिर मोदी जी का उनसे 36? ऐसे नहीं होता है भाई। ये सारे वो लोग हैं जो एक विचारधारा के प्रति जब बूथ लेवल पे काम करते थे, बूथ लेवल पे पोस्टर चिपकाने का काम करते थे, तब भी उतनी कर्मठता। उनको अंदाज़ा नहीं था कि कभी इस दिन का वो चेहरा देखेंगे, कि एक दिन आएगा कि गृह मंत्री बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, प्रधानमंत्री। तब भी उसी कर्मठता के लिए कब किसके लिए काम करते थे? विचार। तो आपको लगता है जो विचार के इतने, वो कहते हैं ना हीरा, जो कोयला तपता है, तप के हीरा बनता है जी। तो जो इतनी तपस है उनमें विचार को लेकर, वो विचारों के लिए जो एक साथ व्यवहार करते, परिवार बनते हैं, वो इतनी सी छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करते। ये मैच्योर पॉलिटिकल सिस्टम है। हाँ, दो अलग अलग राय हो सकती है कि एक राय उनकी ये हो कि हमको इस अप्रोच को अपनाना चाहिए पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, या एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की कोई और हो सकती है। वो तो टकराव होते हैं, वो तो सरकार में भी दो मंत्रियों के बीच में, या दो ब्यूरोक्रेट के बीच में, या ब्यूरोक्रेट और मंत्री के बीच में टकराव व्यवस्था को लेकर होते हैं। उसमें क्या बड़ी बात है? फ्रीबीज को लेकर क्या मानना है आपका शहजाद? फ्रीबीज को लेकर मेरा ये मानना है कि हम लोगों को फ्रीबी को पहले डिफाइन करना चाहिए। फ्रीबी वो होती है कि आपका चाहे वर्ग जो भी हो, मैंने आपको 200, सुनो मैं बताता हूँ, आपका वर्ग जो भी हो, मेरे पास खाते में पैसे नहीं, तिजोरी खाली है पंजाब की, सबको 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ। जो अमीर है उसको भी दे रहा हूँ, गरीब है उसको भी दे रहा हूँ। दूसरी मोदी जी की परिकल्पना है, मैं आपको फ्री नहीं दे रहा हूँ, आप सूर्य घर बिजली योजना का इस्तेमाल कीजिए, अपने घर पे सोलार एनर्जी वाला लगाओ, फ्री जनरेट होगी, फ्री यूनिट भी मिलेगा, एक्स्ट्रा जनरेट होगी, उसको बेचो और पैसा कमाओ। ना पर्यावरण पर बोझ, ना आर्थिक बोझ। अब आप मोदी जी वाली स्कीम में फ्री तो मिल रहा है,
पर फ्री भी बोलेंगे उसको, फ्री भी बोलेंगे, नहीं। और दूसरे वाले को फ्री भी बोलेंगे। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ, हमारे देश में बच्चों का गर्भ में ही उसको मार दिया जाता था। तो वी वांट टू एनकरेज कि फीमेल सेक्स रेशियो बेटर हो, वी वांट टू एनकरेज कि हमारी बेटियों का जन्म हो, बेटियों को मारा ना जाए गर्भ में। उसको लेकर हमारी सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए कि कुछ लोगों को चिंता होती थी कि दहेज देना है, कुछ लोग की चिंता होती थी कि मैं बच्चे को स्कूल कैसे भेजूँ, स्कूल में टॉयलेट भी नहीं है बच्चियों का, कुछ लोगों को चिंता होती थी कि बच्ची को पढ़ा के क्या मिलने वाला है, या बच्ची को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं मेरे जाना पास, तो दूसरे घर एक ही को पढ़ा सकता हूँ, बेटे को पढ़ा लूँगा, 4 बच्चों में से 3 बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा। ये एक हमारी सामाजिक पुरुष प्रधान परिस्थितियाँ थी। इसको चैलेंज को टैकल करने के लिए हम शुरू करते हैं कि बच्ची के जन्म पर हम आपको एक डिपॉजिट बनाएंगे जो 18 साल में आपके इनकैश करो। 12वीं में अच्छी करती है बच्ची, मेधावी, सुकन्या योजना, जो भी नाम है, 12वीं में बच्ची अच्छी पास होती है, अच्छा परसेंटेज लाती है, तो मैं आपको स्कूटी दे देता हूँ, आप बच्ची को स्कूटी पे सर करते बिकॉज हुए, आई एम डूइंग इट हाँ, फॉर माय डॉटर्स, मेरी 2 बेटियां हैं। तो स्कूटी वाली योजना मेधावी बच्चियों को, ताकि वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। मैं बच्चियों को मौका दे रहा हूँ कि बच्ची जो है वो पढ़ाई लिखाई में उसके आर्थिक बोझ ना बने एक परिवार पे, तो उसके फ्री एजुकेशन मैंने कर दिया, ताकि अब पेरेंट्स ये डिसीजन ना ले कि मैं लड़के को पढ़ाऊंगा लड़की को नहीं पढ़ाऊंगा। इससे मैंने स्कूल बनाया, स्कूल में टॉयलेट बना दिए जिससे कि एनरोलमेंट जो है बेहतर हो गई। अब मेरी बच्चियों की जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो 1000 से प्लस हो जाती है पहली बार। क्या इसको आप फ्री भी कहेंगे? नहीं, एम्पावरमेंट इज नॉट फ्री। बट ये केजरीवाल का भी प्लान तो था, ऐसा ही था ना? नहीं, प्लान तो उनका ये भी था कि वो अन्ना के साथ रहना चाहते थे, लालू की गोद में बैठ गए। प्लान तो ये भी था कि पाठशाला खोलनी थी, मधुशाला दे दी। प्लान तो यही था कि घर लोगों के लिए बनाएंगे, अपना शीश महल बना दिया। प्लान तो ये था कि तिहाड़ में सोनिया राहुल को भेजना है, खुद तिहाड़ हुआ है। इनके प्लान तो बहुत सारे, विपासना का प्लान था, वीआईपी आसन करके आए, 100 लोगों को कमांडो को लेकर गए, 13 गाड़ियां कॉन्वॉय में करोड़ों की। अब देखा ना, अभी होशियारपुर में गए थे, होशियारपुर ही था। प्लान तो उनके साहब के प्लान तो बहुत थे सर जी के। सर जी के प्लान कम थोड़ी थे जी। सर जी का तो ऐसे, सबसे पहला प्लान जन लोकपाल का था, वो प्लान ही नहीं दिखा मुझे कहीं पे। सर जी का प्लान 500 स्कूल का था, सर जी का प्लान 20 हॉस्पिटल का था, सर जी का प्लान 20 नए यूनिवर्सिटी का था। सर जी के प्लान कम थे क्या? तो प्लान कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, प्लेन में घूमते रहे हो। आप कह रहे हैं वी आर नॉट फॉलोइंग द केजरीवाल प्लान। केजरीवाल जो है, मुझे लगता है कि हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में अगर मैं किसी व्यक्ति के लिए सबसे कठोर शब्द अगर इस्तेमाल करूं, सबसे बड़ा धोखेबाज और पॉलिटिकल एनार्किस्ट मैं उनको मानता हूं। उनको तो कोई फॉलो करना दूर की बात, आज तो जनता उनके क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। एक देखिए, एक है मोदी। मोदी की वो तस्वीर आपने देखी, 370 का बोर्ड लगा हुआ है, 370 हटाएंगे और मोदी जी बैठे हुए हैं। कब, कौन से वर्ष की थी वो? बहुत पुरानी है। पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटो है। और जब मोदी के पास संख्या आती है तो वो 370 को नस्तनाबूद करते हैं। जो बोला वो किया, ये मोदी की क्रेडिबिलिटी, मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। और दूसरा केजरीवाल, गारंटी बोलकर नौटंकी, बोला पाठशाला दी, मधुशाला, 1 पे 1 फ्री, गुरुद्वारे के पास, मंदिर के पास, मस्जिद के पास ठेके खोल दिए। बोला था ना स्वराज में मैं पूछूंगा ठेके खोलने से पहले, पूछा क्या? हम जो जी 2013 में एफिडेविट लिखा, मैं बड़ा घर गाड़ी बंगला वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूँगा। 8 करोड़ के पर्दे, 15 करोड़ की फ्लोरिंग, लाखों के टॉयलेट। Did you see his house? नहीं, वीडियो तो सभी ने देख ली। अब तो उसका हम लोग CAG रिपोर्ट भी आ गई, अब वो पब्लिक डोमेन में भी आ गया। उस पर जांच जैसे ही ख़त्म होगी उसका एक कोई निर्णय भी लिया जाएगा कि उसको क्या बनाना है। हॉल ऑफ शेम, म्यूज़ियम में हॉल ऑफ फेम बनता है, ये हॉल ऑफ शेम बनेगा। कि ऐसा भी एक मुख्यमंत्री था जो कोविड काल में लोगों की लाशें बिछी, ये फ्लोरिंग बिछाया। कोविड काल में लोगों की रसोइयाँ बंद हुई, इसने 64 लाख अपने रसोइयों पे लगाए। But is the house not given by the government?
सरकारी हाउस पर निजी ऐशो आराम के लिए अश्लील खर्च जनता के पैसे पे करने की परमिशन किसी को नहीं है। इन्होंने की वो तो की है, वरना उसी समय खोल के दिखवा देते ना। पत्रकारों को तो पीट पीट कर बाहर कर दिया उन्होंने। स्वाति मालीवाल को भी पीटा। सर, आप सत्ता की बात जब कहते हैं शहजाद, हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में सुनते हैं। नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में भी है। परिवार और परिवारवाद, जैसे पूंजी और पूंजीवाद, इन दोनों में अंतर हम करते हैं। पूंजी होना गलत है, आपके पास पूंजी नहीं है। पूंजीवादी अगर आप हो जाओ तो गलत है। परिवार आपका भी है, परिवार मेरा भी है। संविधान हर एक को अधिकार देता है, चाहे वो हमारे परिवार से हो या ना हो, कि वो हमारे राजनीतिक दल में भी आए, किसी और राजनीतिक दल में जाए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में वो रहे। पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का, मेरे बाद शहजाद जूनियर जो होगा नहीं, शहजाद जूनियर ही राष्ट्रीय प्रवक्ता बनेगा, नहीं होगा, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो अगर मैं ये सीट रिजर्व हो जाए कि अगला नंबर जो आएगा वो मेरे ही वंश से होगा, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षता के लिए ऐसी व्यवस्था बन जाए कि अब नड्डा जी के बाद उनके सुपुत्र और उनके बाद उनके सुपुत्र, या प्रधानमंत्री पद में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मोदी जी के बाद उनका परिवार, उनके परिवार का, तब तो ये परिवारवाद है, जो कि पूर्ण तरीके से गलत है। पर परिवार का सदस्य अगर कोई पार्टी में, अब मेरे भी परिवार के सदस्य राजनीति में एक प्रकार से सक्रिय है, मेरी पार्टी में नहीं है, अलग विचारधारा, मैं उनको रोक सकता हूँ क्या? अच्छा, ये व्यवस्थाओं में हमको अंतर करना पड़ेगा कि परिवार और परिवारवादी होना। मेरे सुपुत्र में या पुत्री में टैलेंट हो ना हो, मेरिट हो ना हो, बैठेगा वही, चलाएगा वही। बट अगेन, जब बीजेपी से परिवारवाद के लिए यहाँ पे हमेशा बोला जाता है कांग्रेस के ऊपर, राइट? तो यहाँ पर भी तो सेम ही है ना। कैसे? It's also same. डीएमके का 1950 से लेकर अभी तक, 1970 से लेकर अभी तक 2025 तक एक ही परिवार से अध्यक्ष रहा है। करुणानिधि जी, करुणानिधि के बाद स्टालिन, स्टालिन के बाद उदयनिधि, स्टालिन अब रहेंगे। सीएम भी वही, अब उदयनिधि डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। आरजेडी जब से जन्मी उसका अध्यक्ष कौन? लालू। लालू के बाद कौन? उनके बेटे। और एक समय पर जेल पे थे तो कौन सीएम बना? उनकी वाइफ राबड़ी। समाजवादी पार्टी जब से बनी उनका अध्यक्ष कौन बना? मुलायम। मुलायम जी के बाद कौन? उनके बेटे। और जब कोई सत्ता में बाय मिस्टेक आ जाते हैं, 5 सांसद तो घर से ही हो जाते हैं इनके, डिम्पल यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, ऐसे हो जाते हैं। आप आगे बढ़िए, उद्धव सेना पार्टी के अध्यक्ष कौन? बाला साहेब। उसके बाद कौन? उद्धव जी। उनके बाद कौन? आदित्य। एनसीपी शरद पवार में आ जाइए, शरद पवार साहब के बाद कौन? सुप्रिया। हर जगह पर सीएम एंड प्रेसिडेंट पोस्ट रिजर्व्ड। अगला अध्यक्ष बीजेपी में 1980 से लेकर अभी तक 2025 तक अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, बंगारू लक्ष्मण जी, जनकृष्ण मूर्ति जी, गडकरी जी, राजनाथ जी, नड्डा जी, अमित शाह जी। बताइए, इज मिस्टर गडकरी सन ऑफ वाजपेयी? इज मिस्टर नड्डा सन ऑफ मुरली मनोहर जोशी? इज सन ऑफ नड्डा जी नेक्स्ट प्रेसिडेंट? नोबडी नोज हु इज नेक्स्ट प्रेसिडेंट। जी, ये दोनों में अंतर है। देखिए, आई अंडरस्टूड। अब जो सो रहा है उसको तो उठाया जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कभी कन्विंस नहीं किया जा सकता। अब कांग्रेस वालों को मैं कहाँ कन्विंस करता रहूँगा? अब कांग्रेस वाले अंतरात्मा को थोड़ा सा झंझोरे, तब उनको पता चलेगा डायनेस्टी क्या है, राष्ट्र हित क्या है और परिवार हित क्या है। अब नीतीश कुमार के साथ जो अलायंस हुआ, उसके बाद बीजेपी का क्या प्लान है फॉर प्रोग्रेस ऑफ बिहार? नीतीश जी ने गत इतने वर्षों में जो बिहार को जंगल राज में ढकेलने का काम, गुंडा राज में ढकेलने का काम, वहाँ की अर्थव्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम आरजेडी की सरकार ने किया था और उससे पहले कांग्रेस ने किया था, उसको सही मार्ग पर लाने का बहुत हद तक काम नीतीश जी के सुशासन में हुआ। अब इसी गति से, इसी ऊर्जा से और इसी मानसिकता से
हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है और उनके नेतृत्व का क्या स्टेप्स मुझे लिए लगता जा रहे हैं, कुछ लिए जा रहे हैं अभी, या स्टेप्स, अभी तो चुनाव आएगा तो चुनाव ही बता देगा कि कौन बिहार के लिए उपयुक्त है। कि बिहार को छोड़ दिया है वो उसी हाल पे, मैं ये जानना चाह रही थी। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति नेगेटिव से नेगेटिव और सिनिकल से सिनिकल क्रिटिक भी जो होगा वो ये नहीं कहेगा कि लालू जी वाले दिन आज बिहार में हैं। कानून व्यवस्था से लेकर, अर्थव्यवस्था से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, और मुझे लगता है कि आज जिस गति से बिहार आगे बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बिहार को पीछे करने में बहुत सारे लोगों का हाथ था, पर उन चीज़ों को पार पड़ते हुए आज बिहार एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ चुका है। यूपी देखिए कहाँ है, हमेशा बिहार पीछे क्यों? मुझे बिहार के लगता लिए है लैक कि ऑफ पहले विजन क्यों है? तो मुझे तो लगता है कि पहले बिहार तो में कोई स्टार्टअप खोलने के लिए भी डरता है। जिस प्रकार का एक लेगेसी क्रिएट किया गया, किस प्रकार का एक नेगेटिव इमेज लोगों ने अपने शासन के चलते जंगल राज का बनाया, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर ये बात किसी को चुभ रही होगी या चुभती होगी, आज भी चुभती है, वो बिहार के लोगों को ही चुभती है। जी। और इसीलिए मैं नहीं समझता कि ये कहना ठीक होगा कि बिहार में स्टार्टअप, मुझे लगता है कि आज अगर आप एक थोड़ा सा सर्वे कर लो, बिना बिहार और बिहारी के, चाहे उसका ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे उसकी ज़मीन का रिसोर्स हो, चाहे उसका बौद्धिकता का रिसोर्स हो, क्योंकि बिहार से बहुत सारे IAS ऑफिसर्स भी निकलते हैं, ये तीनों बिहार के बिना देश की अर्थव्यवस्था की बाहर नहीं आ सकती। मुझे लगता है कि बिहार के, हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों के चलते उस गति पर बिहार या उस तरीके से बिहार आगे नहीं बढ़ पाया, पर आज बिहार सही दिशा में उस प्रगति की ओर बढ़ चुका है। और मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि नीतीश कुमार जी का सुशासन, नीतीश कुमार जी की ईमानदारी, व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी का विजन, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहेंगे और बिहार आगे बढ़ता रहेगा। अब बिहार यूपी से कंपेयर करना, यूपी को महाराष्ट्र से कंपेयर करना, केरला को पंजाब से, ये मुझे लगता है ये कंपैरिजन छोड़ देना चाहिए। हम जब कंपैरिजन नहीं है सर, जब प्रोग्रेस हो रहा है तो हमेशा ये स्टेट मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र को आप प्रोग्रेसिव मानती है ना, मानती है ना, महाराष्ट्र में से बिहारियों को हटा दो। मैं वही तो कह रही हूँ कि बिहार से मैं वही कह रहा हूँ कि देश ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार का प्रोग्रेस हम क्यों नहीं हो लोगों रहा को है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज वन नेशन। मेरे बिहार के बिहारियों के सामर्थ्य को और उसकी ताकत को कम आंक कर देखने वाली किसी भी टिप्पणी से मैं एग्री नहीं कर सकता। मेरे देश का बिहारी तो सर कम नहीं नहीं, मैं मुझे लगता है कि हम जो है ना विटिंगली अनविटिंगली करते हैं कि बिहार में ये नहीं हो पा रहा। अरे बिहार के लोग, बिहार क्या, बिहार से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से पंजाब, पंजाब से तमिलनाडु, तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश, सब जगह बिहार के लोगों ने बनाया। ऑफ कोर्स ऐसा कोई कोना नहीं है देश का जहाँ पे बिहारी नहीं तो है। बिहार को बिहार ने क्यों नहीं बनाया? बिहार के मैंने तो आपको उसका कारण बताया ना। अब बिहारियों को एक निर्णय से अपने भविष्य के लिए करना है कि ये जंगल राज वालों को एक सीट भी नहीं देनी है, एक सीट नहीं देनी है इन लोगों को। इन लोगों को जो चारा चोरी करके हमारे बिहारियों का भविष्य चोरी कर दिया, ऐसे लोगों को जो ज़मीन चोर है, चारा चोर है, भविष्य चोरी किया इन्होंने, ऐसे लोगों को आज ऐसा सबक सिखाना चाहिए बिहारियों ने कि इनकी वजह से उनको दंश झेलना पड़ता है। पर मेरे बिहार के लोगों के सामर्थ्य पर एक भी सवाल सुनने के लिए मैं तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दे रहे हैं। मैं पॉलिटिकली करेक्ट जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वो भावना बता रहा हूँ क्योंकि मैं पूना में, मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मेरे सारे मित्रगण बिहार से, मेरे अभी भी सहयोगी जो है बिहार से, तो बिहार के लोगों का सामर्थ्य मैं जानता हूँ। ये ज़मीन है जहाँ पर बुद्ध को भी उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, ये हमारी वो ज़मीन है जहाँ पर केवल और केवल सबसे बड़ी क्रांति को जन्म देने वाले लोग जन्मे। सर ये सब तो सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, हमारे देश की क्रांति का जो स्रोत है वो बिहार है। तो बिहार में हाँ, पर बिहार को जकड़ा गया, बिहार के पैर में बेड़ियां बांधी गई राजनीतिक रूप से। सामाजिक न्याय के नाम पे जंगल राज स्थापित करने के बाद कुछ लोगों ने बिहार को
कैद कर दिया। आज वो बिहार अपने सामर्थ्य से इन बेड़ियों को तोड़कर, इन जेल से, इस कारावास से बाहर निकलकर सुमार्ग पर वापस आया है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को नीचा दिखाऊं या मैं ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करके उसको प्रोत्साहित करूं? महिमा मंडन कीजिए आप। मैं प्रोत्साहित करूंगा। वो एक वीडियो आया था एक टीचर का कि बिहार में कुछ नहीं होता। अरे क्या जानते हैं आप बिहार के बारे में? बिहार ने देश को दिशा और उसकी दशा बदलने का काम हर वक्त किया है। इमरजेंसी का कालखंड अगर कहीं से उसको हटाने का अगर कहीं से मुहिम छिड़ी तो बिहार से छिड़ी। पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम अगर हुआ तो बुद्ध ने किया। देश की यूनिवर्सिटी बनी तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार से। ये सब पहले था सर। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्रेस। अरे तो वो दैट शुड देखिए, हैपन। ये तो बेस है, हम सब जानते हैं। आप समझ नहीं पा रही मेरी मैं बात को। समझ गई सर। मैं पर आपके मेरा हाथ मुद्दा बांध सिर्फ दूं, ये एक है। सेकेंड राव्या, मैं आपके हाथ बांध दूं, पैर बांध दूं, आपके मुंह पर पट्टी डाल दूं और फिर मैं बोलूं आओ 100 मीटर की दौड़ लगाओ मेरे साथ। नहीं है पॉसिबल। तो अभी तो पट्टियां खुली हैं, अभी तो जंजीरें तोड़ी हैं। अब वो बेचारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। आप उनसे ये कह रहे हैं कि आप अभी तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे। वो सोए हुए नहीं थे। आप समझो बिहारियों के साथ कितना बड़ा धोखा आरजेडी ने किया है, कितना बड़ा धोखा इस राजनीति ने किया है। आपको तो हमारे बिहारी भाई बहनों का उनको कहना, हम लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि बिहार के लोगों ने कितना बड़ा योगदान पूरे देश को बनाने में दिया और उन्होंने अपनी माटी, अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार छोड़कर पूरे देश को बनाया। आज हम लोगों को उस प्रकार से बिहार के योगदान में देना चाहिए, ना कि ये पूछना चाहिए कि बिहार में ये नहीं हुआ, बिहार में वो नहीं हुआ। बिहार के ऊपर ये काला बादल छाया रहा, वो इस परिवार ने, इस कांग्रेस और आरजेडी परिवार ने। तो अभी तो हमको इस काले बादल से छुटकारा दिलवाना है बिहार के लोगों को पूरी न तरीके से। ये बिहार के लोगों के सामर्थ्य पर, बिहार के लोगों के योगदान पर, या बिहार में क्या हो, अगर ये नहीं होता ये कालखंड, तो आपको लगता है बिहार की स्थिति होती? तो मैं वही कह रहा हूँ कि बिहार की स्थिति के लिए बहुत बड़ा कारण ये लोग रहे, इसीलिए आज लोगों को बचना है इससे। चलिए सर, इंटरनेशनल लेवल पर आप भारत का इमेज कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि बाकी सब तो छोड़ो, शहजाद पूनावाला प्रशंसा करे ये तो आपसे आप अपेक्षा करेंगी। जब शशि थरूर कहे कि जो मोदी जी ने कहा था, अच्छा है ना, रशिया यूक्रेन के विषय पे, आई एम स्टिल वाइपिंग ऑफ द एग ऑफ माई फेस, कि मैं गलत था और ये मोदी सही था, तो इससे बड़ा इंडोर्समेंट हो सकता है? मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था। कांग्रेस वाले माने ना माने मनमोहन सिंह को, और कांग्रेस वाले माने ना माने शशि थरूर को, ये मोर डिप्लोमेसी, जिसको कहते हैं MODI डिप्लोमेसी, मोर डिप्लोमेसी के मुरीद केवल पूरी दुनिया में नहीं, अब कांग्रेस में भी पाए जाने लगे। और सोचिए ना, कल्पना कीजिए, एक ही देश है जो जेलेंस्की को भी बोल सकता है और प्यूटिन के भी गले लग सकता है। एक ही देश है जो प्यूटिन भी जिसका सम्मान करता है और बाइडेन और ट्रंप भी जिनके ऑटोग्राफ मांगते हैं। एक ही देश है जो SCO में भी काबिज है और क्वाड को भी नेतृत्व देता है। एक ही देश है जो इजराइल के साथ भी खड़ा होता है आतंकवादी घटना पे, और पैलेस्टीनियन कॉज के साथ भी, अपना सही पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ा होता है, और हमास पे उनको बताता भी है कि गलत है जो हमास करता है। एक ही देश है जो इजराइल के साथ भी बातचीत और वार्ता करता है और वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर कोऑपरेशन के नए पैमाने और आयाम तय करता है। एक ही देश है भारत जो G20 का आयोजन करता है। G20 में साउथ, जिसको कहते हैं ग्लोबल साउथ, उसका नेतृत्व भी करता है, पर पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज से लेकर टेक्नोलॉजी तक एक नई ऊर्जा के साथ दिशा भी देता है। ये एक ही देश है भारत, और ये इसलिए है क्योंकि इसका कारण क्या है? मोदी के पीछे खड़ी हुई 140 करोड़ की जनता। शहजाद, आपके प्लान्स क्या है? मेरे प्लान डिबेट पे जाएंगे। बट डिबेट कब तक करेंगे आप? मोदी जी के कामों का और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम कर रही है, उसके लिए नारद मुनि रूपी एक छोटा सा, एक केवल, मैं तो उनकी तुलना नहीं कर सकता अपने आप की महान ऋषि से, पर मैं कह सकता हूँ कि नारद मुनि जी के जैसे ही केवल उन कामों का वर्णन करना
हमारे यहाँ तो 3 लोक में तो मैं नहीं जा सकता, मेरे पास वो कॉस्मिक मोबिलिटी नहीं है नारद मुनि की। मेरी मोबिलिटी केवल यहाँ से नोएडा के स्टूडियो और कुछ और स्टूडियोज़ तक की है। उतनी ही स्टूडियो मोबिलिटी करके उन कामों का वर्णन ही करना मेरे लिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा मुझ पर एक प्रकार से भगवान का आशीर्वाद है कि मैं उस कालखंड में हूँ जहाँ पर मोदी जी जो देश निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, ना केवल उसको मैं विटनेस कर रहा हूँ पर मैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके बारे में मुझे चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। बट पार्लियामेंट में कब देखेंगे हम आपको? पार्लियामेंट में आप, जब मैं पास बनता है तो पार्लियामेंट जाता हूँ और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में देखता हूँ। तो पार्लियामेंट में मैं होता हूँ, दर्शक दीर्घा में मैं जरूर होता हूँ। ऐसा है कि आप जो है ना, बार बार शहजाद पूनावाला को पद क्या मिलेगा इसके पीछे है। शहजाद पूनावाला, मैं तो ग्रोथ की बात कर रही हूँ, आई वांट टू नो। मेरी ग्रोथ की मैं ही बात कर रहा हूँ। शहजाद पूनावाला की ग्रोथ पद में नहीं कद में है। लोग कहते तू राज्यसभा कब जा रहा है, लोग कहते तू कब कॉरपोरेटर बनेगा, कब विधायक बनेगा, कब लोकसभा लड़ेगा। लोग शहजाद पूनावाला की ग्रोथ को पद में मापते हैं, मैं अपनी ग्रोथ को कद में मापता हूँ। सांसद तो 750 से अधिक हैं। कितने सांसदों का नाम आप जानती हैं? इसका मतलब ये नहीं कि उनका काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका काम इम्पॉर्टेंट है, उनके क्षेत्र में उनका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर आप मुझे क्यों जानती हैं? और क्या अगर कल मेरे पास कोई पद नहीं होगा तो आप मुझे नहीं जानेंगी? बिल्कुल जानूंगी। तो आदमी, इंसान अपने कद को बढ़ाने के लिए काम करे। पद आएंगे जाएंगे, पद होगा नहीं होगा, पद मीन्स है, एंड नहीं है। एंड कद है, एंड डेस्टिनेशन है, एंड विचार है, एंड व्यवस्था है। व्यवस्था जो स्थापित करनी है उसमें हो सकता है कि पद में आप फिट ना हो, पर आप अपना कार्य कर्म करते रहे, कर्म से आपका कद बढ़ेगा। तो मैं तो कर्म करना चाहता हूँ। मैं रोज़ उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं और क्या कर सकता हूँ। We would like to see you there. नहीं, वो तो आपको like to see आप क्या काम क्योंकि कर रहे हैं। आपको आप ये जब लग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो बाद में भी आप उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे काम से प्रभावित है, मेरे नाम और दर्शन से प्रभावित नहीं है, तो आपको मेरे लिए एक ही कामना करनी चाहिए कि पद चाहे तेरे पास जो भी हो, तो काम वही करता रहे। तो मेरे असली जो शुभचिंतक है उनको हमेशा मैं कहता हूँ, आप मेरे लिए पद की नहीं, मेरी कद की कामना करो। आप कामना करो कि मैं अपने डेस्टिनेशन तो कभी अंत आता नहीं है उसका, पर उस मार्ग पे, उस दिशा पे, उस दशा से और उस गति से चलता रहूं। उसकी कामना करो कि मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगा रहूं। हम लोग क्या है कि हम लक्ष्य प्राप्ति को छोड़कर या डेस्टिनेशन को छोड़कर हम जो है माइलस्टोन के पीछे लग जाते हैं। माइलस्टोन तो पार करने वाले होते हैं। आप माइलस्टोन पे रुक जाते हो क्या? अब 100 किलोमीटर दूर, अब 50 किलोमीटर दूर, आप माइलस्टोन पर, आप डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हो। तो मैं डेस्टिनेशन पे जाना चाहता हूँ। मैं माइलस्टोन का, ये पद माइलस्टोन होते हैं। माइलस्टोन नहीं दिखेगा तो आप डेस्टिनेशन नहीं पहुंचोगे क्या? पहुंचेंगे। माइलस्टोन के पीछे मत भागो। चलिए शहजाद जी, आप ऐसे ही कर्म करते रहिए समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। एंड आप कह रहे हैं कि पद से नहीं मुझे कद से जानो। बट जब भी आप उस पद पर पहुंचे, मैं ज़रूर वेट करूंगी कि शहजाद फिर से हमारे पॉडकास्ट पर आए और फिर से एक धमाकेदार इंटरव्यू दे। मैं उस टाइम का वेट ज़रूर करूंगी एंड आई विल प्रे फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और तब भी मैं आपको जब अगर ऐसी स्थिति आती है और पॉडकास्ट दूंगा, तो वो पॉडकास्ट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आपका चैनल उस समय पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाला या व्यूज़ वाला होगा। इसलिए दूंगा क्योंकि आपने जो अपने पॉडकास्ट के माध्यम से सकारात्मक सोच समाज में उत्पन्न करने का निरंतर प्रयास किया है, मेरे लिए वो कर्म की बहुत वैल्यू है। एब्सोल्युटली, तो वो कर्म के लिए मुझे याद है जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, यू वर अमंग द फर्स्ट 5 पीपल जिनके साथ मैंने किया था। तब तो मेरे सब्सक्राइबर बेस था ही नहीं। यूट्यूब के व्यूज़ के लिए नहीं, आपके व्यूज़ जो समाज के प्रति, उसके लिए ज़्यादा लालायित रहते हैं। तो समाज के लिए अगर आपके व्यूज़ इसी प्रकार करेंगे आपके पॉडकास्ट के लिए, तो हम आएंगे। चाहे आपके व्यूज़ मिलियंस में हो या आपके व्यूज़ 5 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच। थैंक यू शहजाद जी।